हे माय लवलीज पार्ट, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी टाइम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे जरूर जरूर बताइएगा। देन चलिए घोस्ट वाली हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो देखना ये रहेगा कि इस फैन फिक्शन में कितना मजा आने वाला है, ठीक है ना? अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये हॉरर होने वाली है बहुत ज्यादा, बट हॉरर फनी जरूर होने वाली है, ठीक है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को। एक घर में एक शख्स के हाथ में बहुत बड़ा पॉपकॉर्न का बकेट था। वो अपने सोफे पे बैठा हुआ था। उसके बगल में एक और शख्स उसके हाथों को कस के पकड़े हुए था और उसके शोल्डर पे अपना मुंडी ने एकदम घुसाते हुए ना सामने को दृश्य को दिख रहा था। सामने टीवी में एक हॉरर मूवी चल रही थी जहाँ पे एक डेड बॉडी के हाथ ना ऊपर निकले हुए थे और वो घर खाली सुना दिखाया जा रहा था। उस सीन को देख करके दूसरा शख्स पहले वाले शख्स के अंदर घुस जाता है और चिल्लाते हुए कहता मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा। कहता अरे यार छोड़ो मुझे, तुम मुझे चाप रहे हो। हाँ आराम से बैठो ना। मैंने कितनी बार बोला है हॉरर मूवी अगर नहीं पसंद आती तो मत देखा करो ना। कहता ओके ओके मैं बैठता हूँ। इतना बोल कर वो ठीक तो था, बट अपने हाथ ना वो पहले वाले शख्स के हाथ में उन्होंने पकड़ रखा था। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स की कार आकर के बाहर रुकती है। जैसा कि उस मूवी में दिखाया जा रहा था, जैसे जैसे मूवी में दिख रहा था सेम वैसे ही हो रहा था। कार में से एक व्यक्ति बहुत ही तेज कदमों के साथ घर के अंदर आ रहा होता है और वो हर तरफ अपनी नजरें दौड़ा कर देखता है, जो कि पूरा घर ना सन्नाटे में पसरा हुआ था। लाइन कटा हुआ था, आई मीन कि पूरा घुप अंधेरा था लिविंग एरिया में। ऊपर के एक दो बल्ब जल रहे थे, बाकी सब अंधेरा था। वो शख्स धीरे धीरे करते हुए उस तरफ जाने लगता है जिधर ये दोनों आराम से उस सोफा काउच के ऊपर बैठ करके और वो हॉरर मूवी देख रहे थे। और आते ही उन दोनों के बीच में हाथ डालते ही वो शख्स कहता है, गाइस यहाँ क्या हो रहा है? इतना सुनना हुआ ही था। वो दोनों शख्स इतना जोर से चिल्लाते हैं और वो जो पॉपकॉर्न वाला बकेट था वो फटाक से उसके माथे पे दे मारते हैं। वो शख्स टन से बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो दोनों अपना मोबाइल खोजना शुरू करते हैं। तभी ऊपर से लाइट ऑन होती है और एक शख्स गरजते हुए कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? ये कोई और नहीं बल्कि हमारे अंकल लैन किरण थे। बेहोश हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि वांगजी था। काउच पे बैठकर देखने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि लैन सिचैन था और उसके बगल में जियांग चिंग था, जो उसे चीप होकर के बैठा हुआ था। अंकल की बात सुनने के बाद दोनों कहते हैं कुछ भी नहीं। अंकल भाग कर आते और कहते हैं बांगजी को क्या हुआ? बांगजी हाँ बेहोश कैसे हो गया? सिचन कहते वो गलती से वो वो बास्केट लग गया इसके सर पे। अंकल कहते क्या करते रहते हो तुम लोग? फिर वो उठा करके वांगजी को हॉल वाले सोफे पे लाके जैसे तैसे करके पटक दिया जाता है, जो सो जो उधर। तो उसके बाद वो लोग उसके होश में आने का वेट करते हैं। 20 मिनट बाद अपने सर के ऊपर हवाइयां उड़ते हुए देख करके वांगजी अपना सर पकड़ के बैठते हुए सीचन को घूर कर देखता है, मानो कहना चाह रहा हो, गगा आपको अंधेरे में मैं ही मिला था कूटने के लिए। वो सर को पकड़े हुए कहता है, आपने मुझे मारा क्यों गगा? सीजन कहते हैं, एक तो हॉरर मूवी चल रही थी, जियांगचिंग बहुत ज्यादा डरा हुआ था। पीछे से आकर ऐसे कौन बोलता है, वो भी फुसफुसा के बोलो तो वांग जी कहता है, बट मैं तो पूछ रहा था कि गाइस यहाँ क्या चल रहा है, बस इतना ही तो पूछा था मैंने। तो सिचिन कहता है, हाँ तो हॉरर मूवी देखने के टाइम में सूसू बॉडी सारी निकल जाती है, तो ऐसे कान के पास आके बोलोगे तो हमें क्या लगेगा? तो वांग जी कहता है, सो वाट लगा के भूत खरा है? सिचिन कहता है, नहीं ऐसा नहीं लगा। जियांग कहता है, झूठ मत बोलो, तुम्हें पक्का लगा था कि बाहर वहां पे ना भूत खड़ा है और इसलिए तो तुमने वांग जी को धो डाला। हाँ साबुन की तरह। तो सीजन कहते अरे नहीं नहीं वैसे तुम ठीक हो? तुम तो डील करने के लिए गए थे ना? तो वांग जी कहता है, कगा आपकी डील करनी थी, लेकिन नहीं, आपको बेबी के साथ अपने बेबी के साथ ना वीकेंड प्लान करके यहाँ पे हॉरर मूवी देखना था। तो सीचन ना दांत पीसते हुए कहते, जियांगचिंग देखा तुम्हारी वजह से हुआ ना ये सब कुछ। हाँ अगर तुम रूठते नहीं तो फिर मुझे ये वीकेंड प्लान नहीं करना पड़ता, तुम्हें मनाने के लिए मुझे यहाँ पे बैठ कर हॉरर मूवी नहीं देखनी पड़ती। मैं मीटिंग में होता, वांगजी घर पे होता, सब कुछ अच्छा होता ना। तो वांगजी कहता है, ओके ओके बस कीजिए, आप दोनों लड़ना बंद कीजिए। तो सीजन कहते हैं, तो कैसा है मेरा भाई? जी कहता है, सर में दर्द हो रहा है, सिकाई के लिए कुछ तो लेके आइए। फिर वो कहता है जांगचिंग को, अच्छे लेके आओ ना। तो वो भाग जाता है लेने के लिए और उसके बाद ये अपना सर ने पकड़े हुए था। तो
अंकल आते हुए कहते हैं, बेटा आप गए थे तो क्या हुआ? वांग जी कहता है, अंकल हो गया, फाइनली वो बिल्डिंग हमें मिल गई है, पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो बिल्डिंग अच्छी नहीं है, अभिशापित है, उस फ्लैट के लोग कोई लेते नहीं है, और वहाँ पे काम करने के लिए वो ऑफिशियल जगह भी नहीं है, क्या करें हम? अंकल कहते हैं, हाँ मैंने भी सुना है उस बिल्डिंग के बारे में, पर ऐसी कुछ चीजें होती नहीं है, क्या पता कुछ चीज ऐसी होती है ना, जैसे कि अच्छी, बहुत अच्छी उसकी कीमत नहीं होती, मतलब यार एंटायर बिल्डिंग में सिर्फ उसी बिल्डिंग को क्यों ब्लॉक करा जाएगा? तो आप सोचो ना। तो कहता है, हाँ हाँ ये भी हो सकता है, वैसे वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड लगाया गया है, तो हम क्या करें, हम कंस्ट्रक्शन का काम करवाए क्या? सीचन कहते हैं, वैसे एक बार ना वास्तु से दिखा ले क्या? तो अंकल कहते हैं, क्या तुम भी, वैसे भी वो हाई सोसाइटिकल एरिया है, वहां पे इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही थी, फिर अचानक से एक दिन हादसा हो जाता है और वो टूट जाती है। कहते हैं कि उस कंस्ट्रक्शन को बनाने वाला जो सिविल इंजीनियर था उसको किसी ने मार डाला, उसके बाद से वो वहां पे हॉन्टिंग हो रही है वहां पे, तो इतना सुनना हुआ ही था। तो कहता, सिविल इंजीनियर? तो अंकल कहते हैं, सिविल इंजीनियर जिसका नाम बी भूसियान था, वो अपने मॉम डैड का इकलौता बच्चा था। हाँ, ना उसके भाई थे ना बहन थे, और उसकी मॉम डैड अपने बेटे के मरने के बाद से वो तो एकदम पागल ही हो गए हैं, बौखला गए हैं। उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, उस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे बहुत सारे लोगों से मदद मांगी, और उनसे कहा कि मेरे बेटे को इंसाफ कराओ, क्योंकि मेरा बेटा ऐसे कैसे गिर के मर सकता है, क्योंकि वो हमेशा से यही काम करते आ रहा था, और अचानक से उसकी डेथ 26 साल की एज में हो जाती है, तो अजीब बात है ना। और यहाँ तक कि उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली है, तो इतना सुनना हुआ ही था। तो वांग जी कहता है, क्या डेड बॉडी? जियांगचे उसके हाथ में जो आइस पैक था वो नीचे गिर जाता है और कहता है, डेड बॉडी मतलब कि वो भूत बन गया होगा? तो सीजन कहते हैं, जांगचे आइस पैक दो, फिर वो उठा के दे देता है, कहता है तुम यहाँ से जाओ। तो जांगचे कहता है, पर मुझे डर लग रहा है, मैं अकेले कमरे में नहीं जाऊंगा। तो कहता है, ठीक है यहीं पे रहो, और भूत वूत कुछ होता नहीं है। तो जांगचिन कहता, अभी तो हम हॉरर मूवी देख रहे थे ना, इतना सुनना हुआ ही था। तो कहता, अरे फिल्म वाले कुछ भी बना देते हैं बेबी, तुम आके बैठो इधर। उसके बाद कहते हैं, वांग जी तुम्हें क्या लगता है, हाँ कि क्या सच में उसकी भूत बॉडी टाइप्स उधर उधर होगी क्या? तो वांग जी कहता है, मैं इन सभी चीजों में बिलीव नहीं करता हूँ, वैसे मैं कल खुद जा रहा हूँ वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए, और हर एक बिल्डिंग का हर एक कॉर्नर में खुद ढूंढूंगा, ठीक है? अगर ऐसा कुछ मुझे मिला तो ठीक है, हम काम रोक देंगे और प्रोजेक्ट कैंसिल कर देंगे, नहीं मिला तो हम कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जल्दी स्टार्ट करवा देंगे, अगले वीक से हम स्टार्ट करा देंगे। तो कहता, हम 7 दिन बाद हम इसे स्टार्ट कर देंगे। इतना बोल करके सारे लोग सोने के लिए आ गए थे, मतलब खाना वाना खा करके ही सब आए थे। तो फिर जांगचे सीजन के साथ आ जाता है, अंकल अपने कमरे में चले जाते हैं, और जो वांगजी थे हमारे, वो अपने कमरे में आता है, आ करके और कपड़े वगैरह बदल के शावर लेने चला जाता है, शावर ले करके आके बैठ जाता है, और लैपटॉप पे ना सर्च करता है उसी बिल्डिंग्स वगैरह के बारे में। बिल्डिंग और जो थी ना वो ऐसे तो 58 फ्लोर तक का बन गया हुआ था, कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका था, बट उसके बाद ना वो काम रोक दिया गया था, कि जो सिविल इंजीनियरिंग वहां पे जो काम कर रहा था ना, उसकी किसी ने हत्या कर दी। अब उसके बाद से उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली, तो लोगों के बीच अराजकता फैल गई कि ये क्या हो गया, क्या वो सच में मर चुका है क्या, या उसकी बॉडी कैसे, क्या, कुछ भी नहीं पता चल रहा था उन लोगों को। और वो उस सभी चीजें से रिलेटेबल न्यूज ना ढूंढना स्टार्ट कर देता है, उस सिविल इंजीनियर की पिक्चर भी वो देखता है, और उस पिक्चर को देखते ही वांग जी उस पिक्चर में खो जाता है, कि इतना मासूम कोई हो सकता है क्या, और ऐसे व्यक्ति की जान जा सकती है क्या? ये सोच करके तो वांग जी को ना आश्चर्य हो रहा था, और उसके बाद वो उस बिल्डिंग के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, कि अच्छा ठीक है, जब ये हो जाएगा सही तो हम कंस्ट्रक्शन कैसे करवाएंगे, क्या करना है, वाट एवर जो भी, तो वो सभी थिंग्स ना वो करना स्टार्ट कर देता है। पर वांग जी शायद भूल गया था कि वो सच में क्या ऐसा करना पॉसिबल है। वो सर्च करते करते ना उसकी आंख लग जाती है उसी लैपटॉप के सामने में, और वो वहीं पे सोफे पे ना बैठे बैठे ना टिक के सो जाता है। ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद टिक 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 घड़ी की साउंड्स चल रहे थे, और एक मेलोडी सॉन्ग ना बजना स्टार्ट हो गया था, जैसे कि एक अजीब सा म्यूजिक, मीठा म्यूजिक, बहुत ज्यादा मीठा। बहुत देर बजने के बाद होता है ना कि अचानक से हमारे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाते हैं। वांगजी को लगा जैसे कि कुछ बज रहा है। वो जब आईज ओपन करके खोलता है
तो मतलब धीरे धीरे आईज बंद ही था उसका, पर वो नींद से जाग चुका था। वो म्यूजिक सुनता है जहाँ पे ना ऐसे टिक 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 की साउंड आ रही थी, और एक मेलोडी म्यूजिक बज रहा था हॉरेबल टाइप से। वो बज रहा होता है, और वांगजी फटक से उठ के बैठ जाता है और हर तरफ देखता है, पर वहां पे ऐसा कोई चीज का निशान नहीं था। एक लॉन्ग लैंप जो वांगजी के उस सोफे के पास था वो भी वैसे ही था, कुछ ऐसा लगा नहीं था, लेकिन वांगजी को लग रहा था जैसे कि आसपास की चीजें ना थोड़ी अजीब हो गई हैं। फिर वो लैपटॉप में देखता है, वो वही बिल्डिंग का पिक्चर था, और नीचे ना एक म्यूजिक बज रहा था, अचानक से अपने आप ही प्ले हो रहा था। तो वांगजी उस फोल्डर को खोलता है और बंद कर देता है, और फिर कहता है, आह, लगता है सोते वक्त मैंने कुछ गलत दबा दिया। फिर उस लैपटॉप को वैसे बंद करके वहां पे छोड़ करके सोने आ जाता है। उस दिन तो इतना ही हुआ था और कुछ नहीं होता है। अगले दिन वांग जी वो उठता है, उठने के बाद वो जाता है, फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद नीचे आता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो सीचन कहते हैं कि क्या मैं भी चलूं साइड पे, तो वांग जी कहता है नहीं नहीं, मैं और मेरी टीम जा रहे हैं, आप रहने दो, आप यहाँ पे ऑफिस चले जाना। और गगा आपको जाकर के मीटिंग करनी है, आपको पता है फॉरेन से क्लाइंट्स आ रहे हैं। तो जियांगचिंग कह देता ठीक है मैं चला जाऊंगा। अंकल अपने कमरे में चले जाते हैं, जाते जाते कहते हैं वांग जी तुम आज मत जाओ, कल चले जाना है। तो वांग जी कहते हैं अंकल क्या कोई बात है? तो अंकल कहते पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है मुझे, मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं तुम्हें वहां जाने दूं। तो वांग जी कहते हैं अंकल ऐसा कुछ नहीं होता, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। इतना बोलकर तीनों अपने अपने डेस्टिनेशन पर निकल जाते हैं। और अंकल उनका मन ना बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहा था, एक अजीब सा डर उन्हें ना सता रहा था कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है क्या। वांग जी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए निकल चुका था, सीजन ऑफिस के लिए निकल चुके थे, और जियांगजिंग को डायरेक्ट मीटिंग के लिए जाना था। कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर के सिविल इंजीनियरिंग के 7 लोगों की टीम थी, और वांग जी था, इससे ज्यादा कोई नहीं था। वो ऊपर आते हैं, हर एक बिल्डिंग को वो लोग चेकआउट कर रहे होते हैं। सारे बिल्डिंग पे उन्हें ऐसा कुछ मिला नहीं था, सब नॉर्मल था। उसके बाद वो एक और फ्लोर ऊपर आते हैं, कहते सर ये यहाँ पे मेन अपार्टमेंट होगा जहाँ पे एम्प्लॉयज वगैरह बैठेंगे, और इस सीढ़ी से होते हुए ऊपर बॉस का कैबिन है, आई मीन कि सीईओ का कैबिन बन रहा है, तो आप देखना चाहोगे क्या? वांग जी कहते हैं आप लोग यहाँ चेकआउट कीजिए कि कुछ ऐसे सुराग मिल रहे हैं क्या, मैं ऊपर से होके आता हूँ। इतना बोलकर वांग जी उस बिल्डिंग के सीईओ वाले डिपार्टमेंट में चला जाता है। जब उसके अंदर आता है, दरवाजा वगैरह लगा नहीं था, सिर्फ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बना हुआ था। तो वो उसके अंदर आता है ना, उसे वहां पे ना एक हैवीनेस फील होना स्टार्ट हो जाता है, एक अजीब सा वाइब्स जो शायद उसको फील हो रहा था। वो चारों तरफ के दीवार को देखता है, दीवार सब ना ऐसे ही थी, ज्यादा कुछ था नहीं। और एक बगल का पूरा खाली था जहाँ पे ना कांच का पूरा ये लगाया जाता है ना, बड़ा बड़ा कांच बड़े बड़े बिल्डिंग सब में बाहर के साइड से, तो उस तरफ का पूरा वो पैटर्न बना हुआ था। वांगजी ना वहां पे खड़ा होकर के और बाहर के व्यू देख रहा था, जहाँ पे बाहर बहुत सारे ईंटें सीमेंट्स और तो और कुछ जेसीबी मशीन ये सब ना रखा हुआ था। और उन सभी चीजों को कमर पे हाथ रखे ना वो देख रहा होता है। अचानक से उसे ना एक तेज हवा का झोंका फील होता है, वांगजी फटक से पीछे मुड़कर देखता है, तो वहां पे कोई नहीं था। वांगजी ना मतलब इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो आसपास देखना शुरू कर देता है। अब वो पूरा इंटायर बिल्डिंग ना खाली था, लंबा चौड़ा सीईओ का ऑफिस था, जिसमें अगर डिजाइन करा जाए तो 2 सेल्फ बुक, एक बहुत बड़ा सोफा का पूरा सेट, और उसके मेन फ्रंट पे बैठने वाले चेयर, और 2 आगे के मतलब होता है ना सीईओ का बैठने का कैबिन वैसा, और वॉशरूम, और एक एक और सटा रेस्ट रूम भी बन सकता है या फिर सीक्रेट रूम, ऐसे करके वो डिजाइन बना हुआ था। फिर वांगजी ना जैसे तैसे करके अपने आप को नॉर्मल करता है और कहता है ये तुम्हारे मन का वहम है, क्योंकि अंकल ने बोला, गग्गा ने बोला सपने। और वो अपने थॉट को दरकिनार करते हुए वॉशरूम के साइड आता है। वो वॉशरूम के वॉल को ना टच कर रहा होता है, तो वहां पे उसे कुछ फील नहीं होता है, बट जो रेस्ट रूम वाला एरिया था ना दोनों सटा हुआ था। वॉशरूम वाले में ना वॉशरूम के लिए जो पाइप्स वगैरह लगती है ना, तो वो खांच बने हुए थे, पाइप लगता और उसके बाद प्लास्टर का काम चलता। और रेस्ट रूम वाले एरिया में भी ना वायरिंग के लिए ना खांचे बनी हुई थी। तो वो ना वैसे ही उस वॉल को ना ऐसे देख रहा होता है, क्योंकि होता है ना कि अचानक से मतलब दीवार पे हाथ रख के खड़े हो जाओ, तो जैसे ही हाथ लगाता है ना वो उसका ना ब्लड लग जाते हैं उस वॉल के ऊपर।
मतलब लगता है तो जिस लगता है कि किसी चीज में चुभ गया, वो जैसे उसमें ना चुभा, उसमें से ब्लड डायरेक्ट उसके ऊपर लग जाता है, और जैसे ही वो लगा, वांग जी फटक से अपना हाथ ना ऐसे झटकार करके और रुमाल से ना उसको पोंछ देता है, और फिर उस रुमाल को अपने पॉकेट में डाल लेता है। अब यहाँ पे वांग जी ने क्या गड़बड़ की, समझने वाले लोग समझ ही गए होंगे। फिर वांग जी ना उस पूरे रेस्ट रूम को अच्छे से चेकआउट करता है। चेकआउट कर लेने के बाद अपने मन में कहता है यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर लोग बेकार ही बोल रहे हैं कि कुछ है, खैर छोड़ो, और इतना बोलकर उस सीओ वाले कैबिन से वो निकल जाता है। निकलने के बाद वो बाहर आता है। बाहर आता है तो नीचे कंस्ट्रक्शन साइट पे सभी लोग देख रहे होते हैं, तो वांग जाते हुए कहता क्या सब कुछ हो गया? तो कहता हाँ सर हो गया, सब कुछ तो सही ही लग रहा है, ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है कि किसी भी चीज को लोकेट करे कि यहाँ पे कोई हादसा या कुछ हुआ होगा। तो कहता मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, चलो छोड़ो, और इतना बोल करके और वो लोग ना वहां से नीचे उतर के आते हैं, वापस से कार में बैठते हैं, देन चले जाते हैं। उस दिन तो नॉर्मल था सब कुछ, कुछ भी नहीं होता। रात के टाइम पे कुछ जुगाड़ी लोग ना होते हैं ना, सुट्टा वट्टा मारने वाले, अब ये तो हर जगह होते हैं, हर कंट्री में होते हैं। वो लोग क्या करते हैं ना कि एक लड़की को पकड़ करके उसी बिल्डिंग में लेकर के आते हैं जिस बिल्डिंग में ये हादसा हुआ था। और उन लोगों ने उसको वहां पे लेकर के इसलिए आया था कि सबको पता था कि यहाँ पे हादसे हुए हैं, तो सब डरेंगे, अब भागेंगे तो किधर भागेंगे भाई। तो ये सोच करके एक लड़की को पकड़ के ला रहे थे वो लोग, और लाते हैं वहां पे ना उसी ऑफिस जो सीईओ का कैबिन था ना, उस कैबिन से नीचे वाले फ्लोर पे ना उस लड़की को बांध करके और उसके साथ ना चाकू से उसको डरा रहे होते हैं। वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी, और वो उन लोगों से मिन्नतें कर रही थी कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, पर वो कुछ नहीं करता, वापस से ना उसके ऊपर चाकू मार देता है। अचानक से किसी चीज की आईज ओपन होते हैं और वो नीचे आता है, नीचे आकर के उस चाकू को ना छीनता है उसके हाथ से, जो कि हवा में लटकी हुई थी। किसी को दिख नहीं रहा था, सब अपनी आंख मल रहे हैं, हाथ मल रहे हैं, देख रहे हैं चाकू हवा में लटका हुआ है। वो लड़की तो बेहोश ही हो गई थी, और इधर जो ये लोग पड़े हुए थे ना, इन लोगों को उस चाकू से ना वो घायल कर देता है। और ड्रंकन हालत में वो लोग ऑलरेडी थे, और वो वहां से उसको घायल करने के साथ ही उस चाकू को वहां पे नीचे गिरा देता है। अब इधर लड़की भी बेहोश पड़ी हुई थी, और वो क्या करता है कि वो जो जितने भी बेहोश पड़े इंसान थे ना, वो सबको एक जगह ना सीमेंट की बोरी के पास ला करके और वहां पे उसको चिपका देता है, इतना कि वो उठ ना सके। अब उन लोगों के हाथ पर कुछ भी ना चल नहीं रहे थे, वो लोग वहां पे जमे हुए थे पूरा का पूरा। उसके बाद जो लड़की थी वो उधर ही बंधी बेहोश पड़ी थी। अगले दिन मॉर्निंग के टाइम में पुलिस वाले को खबर मिलती है कि सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करा जाता है ना, तो इधर ना लेकर के आए हैं। हालांकि उन लोगों को खुद बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि क्या सच में यार, मतलब इधर हॉन्टेड जगह पे जाना जरूरी है। एक तो पहले ही किसी ने सिविल इंजीनियर को मार के ठोक पीट के पता नहीं क्या कहाँ कब फेंका, उसका डेड बॉडी आज तक नहीं मिला। दूसरी तरफ ये कि ये लोगों ने लड़की को किडनैप करके लाया भी लाया, तो इधर लेके आया। वो लोग जब आते हैं उस फ्लोर पर तो देखती है लड़की बंधी हुई है, और उधर ना वो तीनों ना सीमेंट से जमे हुए हैं। इतना सीन देखने के बाद पुलिस वाले की बाप रे, मतलब अजीब हालत हो रही थी, आंखों से ब्लड आ रहे थे उन लोगों के, और हाथ पर पूरा जम गया हुआ था उधर ही। तो सबको जैसे तैसे करके छुड़ाया गया। अब रात भर में तो सीमेंट जम ही जाती है ना, तो छुड़ाया गया, डेड बॉडी को ले गया पोस्टमार्टम के लिए। और इधर लड़की को भी होश में ला करके पूछा जाता है कि उन लोगों के साथ ऐसा किसने करा, क्या तुमने करा? वो कहती नहीं नहीं मैंने नहीं करा, मैं तो खुद ही बेहोश हो गई थी, क्योंकि फिर वो बताती है कि अचानक से हवा में चाकू लहराया, फिर कुछ हुआ, उससे पहले मैं बेहोश हो गई, मुझे नहीं पता सर। तो वो बता देती है सारी चीजें, और उसके बाद जो आराम से उन डेड बॉडी को देखने के साथ ही उसकी फटके हाथ में आ गई थी। वहीं पे एक शख्स उसी बिल्डिंग से खड़ा होकर के नीचे का सारा व्यूज को देख करके इविल स्माइल कर रहा होता है, और फिर वो अपने गले में पड़ा हुआ एक जो पेंडेंट था उसे देखता है जिसपे ब्लड लगा हुआ था, और वो अपनी आईज बंद करता है और वो सीधे उस शख्स को पहचानने की कोशिश करता है। उसके बाद आईज ओपन करते हुए खुद से अपने मन में कहता है ऐसा तो हो नहीं सकता ना, हाँ, इतने टाइम बाद। और फिर वो स्माइल कर रहा होता है। अब सारे डेड बॉडी वैन वगैरह में डाले जा रहे थे और ले जाते हैं। अब उस एरिया को ना पूरा ना ये कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। जब वांग जी को पता चलता है कि उसने जो बिल्डिंग खरीदी है वहां पे हादसे हो गए हैं, तो सीचन वांग जी जांगचिंग सब आता है। सीचन वांग जी ना उस हादसे वाले जगह पे जाकर के पूरा देखता उगता है, तो अजीब सा वो देख करके उसको भी वॉमिट आ रहा था, क्योंकि उन लोगों को सीमेंट से चिपका डाला हुआ था। वांग जी ना उस सीईओ वाले कैबिन की तरफ देख रहा था अजीब नजरों के साथ में, जैसे कि
या तो कोई चीज खींच रही है या फिर वांग जी को अंदर से डर लग रहा था। दोनों इमोशन उसको ना एक साथ मिक्स हो रहे थे। जांगचिंग कहते हैं वांग जी, वांग जी, वांग जी। वांग जी कहता हाँ हाँ। कहता क्या हुआ तुम्हें, उधर क्या कुछ है क्या जो तुम देख रहे हो, वो क्या है। तो इतना बोलकर जांगचिंग जब जा रहा था ना, तो वांग जी कहता गा आप मत जाइए। तो कहता क्यों, उधर कुछ है क्या। कहता नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, वो पूरा खाली है, चलिए हम चलते हैं। इतना बोल करके और वो उस तरफ देख रहा होता है और वो चला जाता है वापस से ऑफिस। ऑफिस आकर के वो काम वाम कर रहा होता है और वापस से ना उस बिल्डिंग के पिक्चर्स को ना अपने लैपटॉप में निकाल के देख रहा होता है। जब वो निकाल के देख रहा होता है ना, तो अचानक से उसे लगता है कि जैसे ना उस सीईओ वाले कैबिन के ऊपर ना, उस बिल्डिंग के पास ना कोई खड़ा है उस लैपटॉप के अंदर। तो वांग जी ना उस जूम करता है ना, जैसे ही जूम करता है ना, अचानक से वाह करके आवाज आती है और वांग जी ना डर जाता है और वो लैपटॉप को फटक से बंद कर देता है। तो वांग जी ना पहले तो डीप डीप ब्रीथ लेता है, ब्रीथ लेने के बाद वो वापस से धीरे धीरे करके ना उस लैपटॉप स्क्रीन को ओपन करने की कोशिश करता है। और जब वो ओपन करता है तो वहां पे ना कुछ नहीं था। वो बिल्डिंग वापस से वैसे नॉर्मल हो गई थी, मतलब जो से छोटी पिक्चर थी वैसे पिक्चर हो गई थी और कुछ भी नहीं था। वांग जी थोड़ा सा राहत का सांस लेता है और उसके बाद अपने फिंगर्स को देखता है जो कि कल किसी नुकीली चीज में ना धंस गया था। फिर वो दूसरे प्रोजेक्ट को निकाल करके और उसके ऊपर ना वो डिजाइन्स करना, आई मीन की काम करना और थोड़े बहुत जो करेक्शन करने होते हैं तो वो करना स्टार्ट कर देता है। पर स्टिल वांग जी के माइंड में ना वही सारी चीजें ना घूम रही थी बार 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 बार। और फिर अपने आप से कहता है कि ये घोष रोज ना कुछ ऐसी चीजें होती नहीं है, ये बोल करके और वो वापस से काम करना स्टार्ट कर देता है। सब कुछ कर लेने के बाद रात के टाइम पे जब वो वापस अपने घर आता है, जब वो घर आता है तो वापस सभी लोगों के साथ मतलब खाना खाना था उसे, तो वो थका हुआ था। तो जांगचिंग और सीचन अपने कमरे में चले जाते हैं। अंकल ना सर्वेंट्स को बोल करके खाना लगवा रहे होते। वांग जी ना वो बहुत ज़्यादा काम करा हुआ था, तो पहले तो वो आता है अपना बैकपैक लैपटॉप वाला रख देता है। रखने के बाद अपने कपड़े को खोलते हुए चला जाता है वॉशरूम की तरफ और जा करके सारे कपड़े को ना उतार के लॉन्ड्री बकेट में डाल देता है और वो मिरर के सामने में खड़ा हो जाता है। थका हुआ था तो टैप ऑन करके बहुत बार ना, मतलब 10-12 बार अपने फेस पे झोंकता है पानी को। लैपटॉप पे या फ़ोन पे काम करो तो आईज़ बहुत दर्द होती है ना, तो झोंक करके और जैसे दोनों आइसलैंड को पकड़ा हुआ था, पीछे से ना एक ग्लिच करके ना इमेज बन रहा था। ग्लिच करके उस शख्स ने वाइट वाइट ड्रेस वेयर करा हुआ था, उसके ऊपर ब्लैक रेड ऐसे ना बहुत सारे दाग लगे हुए थे और ग्लिच कर रहा था। उसकी आईज ना अजीब से वाइट कलर की थी और वो ग्लिच करके ना पिक्चर बन रहा था। ऐसा ना वांग जी को फील होता है कि कोई तो इमेज क्रिएट हो रही है मिरर में। फटक से जब देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं था। वांग जी काफी ज्यादा घबरा चुका था और वो फटक से इधर पलट के देखता है अपने पीछे, तो वहां पे भी उसे कोई नहीं मिलता है। पर वही इमेज फिर से उस आईने में बन रही थी ग्लिच करके और वो एक ईविल स्माइल कर रहा होता है। वांग जी फिर जब उस तरफ मुड़ता है तो वहां पे कोई नहीं था। वांग जी फिर से उस टैप को ऑन करा हुआ था तो बंद कर देता है, शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और अपने बालों को गीला कर रहा होता है। तो उसे एहसास होता है कि कोई उसके बैक के ऊपर हाथ चला रहा है, कोई उसके फ्रंट के ऊपर हाथ लेके जा रहा है। और वांग जी जब ये फील करने के लिए पीछे मुड़ता है तो वहां पे कोई नहीं था। वांग जी टोटली घबराया हुआ था और वो जल्दी से टैप बंद करके बाथ गाउन पहन करके बाहर आता है और आ करके बाहर घर के बाहर डोर ओपन करता है जहाँ पे अंकल ना डाइनिंग एरिया में खाना लगवा रहे थे और बाकी सभी चीज़ें उसे नॉर्मल लग रही थी। फिर वो कबर्ड में जाता है, अपने लिए कपड़े निकालता है और पूरा बाथ गाउन नीचे कर देता है। फुल नेकेड था वो और कपड़े पहनना स्टार्ट कर देता है। एक शख्स जो कि उसके पीछे खड़ा होकर के ये सभी दृश्य को देख रहा था, वो बस गौर से देख रहा था। वांग जी जैसे जैसे कपड़े पहन रहा था उसे एहसास हो रहा था कि पीछे से ना कोई उसे देख रहा है। वो जैसे पीछे पलट के देखता है, मुड़ता और कहता कौन है यहाँ पे, हाँ कौन है। पर स्टिल वहां पे कोई भी नहीं था, मतलब कि कोई भी नहीं था और वो बस बहुत ज्यादा डरा हुआ सहमा हुआ बेतहासा एकदम फंसा हुआ था। उसके बाद वांग जी ना जल्दी जल्दी अपने बालों वगैरह को ठीक करता है। नाइट वेयर उसने पहना हुआ था। पहनने के बाद नीचे आता है तो जांगचिंग कहते क्या हुआ तुम्हें। वांग जी ना स्टिल एक जगह, मतलब उसका माइंड नहीं था, लग रहा था जैसे कि उसके आगे पीछे कोई है। तो वो कहता है "आ, कुछ नहीं, आ, मैं कुछ ज़्यादा थक गया हूँ, चलो हम खाना खाते हैं", इतना बोल करके और वो लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं।
और वो शख्स उसके बगल वाले कुर्सी पे बैठ करके अपने एक हाथ को अपने सर से टिका करके वांग जी को खाते हुए देख रहा होता है। वांग जी फील कर रहा था कि उसे कोई ना घूर कर देख तो रहा है, बाकी अदर्स को ये फीलिंग्स नहीं आ रही थी फिलहाल से। और तभी जियांगचिंग जैसे ही खांसने लगता है, तभी अचानक से वांग जी पानी बढ़ाता, तो एक और शख्स उसको पानी बढ़ा देता है। तो अचानक से फिर वो गिलास नीचे पटका जाता है और गिर जाता है। और सबने ये नोटिस करा हुआ था, तो सिचन कहता है, वांग जी तुमने कुछ नोटिस किया क्या? वांग जी कहता है, हाँ मैंने भी देखा कि एक गिलास हवा में उड़ रहा था। अंकल किरण जो कि कहते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, खाओ तुम लोग। फिर वो लोग बैठ जाते हैं और कहते हैं वेटर को बुला करके कि इसे क्लीन कर दो। और वो शख्स कहता है, आह मैंने तो इतने प्यार से दिया था, ले लेना चाहिए था ना, मैं डरा थोड़ी रहा था, इतना बोल करके। और वो उसे देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी आधा खाना ही छोड़ देता है और ऊपर सोने के लिए जा रहा होता है। तो अंकल किरण कहते हैं, वांग जी क्या हुआ है तुम्हें? वांग जी कहता है, मैं थक गया हूँ अंकल, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना बोलने के साथ ही वो अपने कमरे में आता है। डोर लॉक करते हुए अपने शर्ट्स को एक बटन खोलता है, जो कि नाइट वेयर वाला शर्ट था। और वो पहले बेड के ना चारों तरफ ऐसे चेक करता है, पलंग के नीचे भी चेक करता है, वॉशरूम भी चेक करता है, सब कुछ चेक करता है। और फिर वो बेड पे आके लेट जाता है। हालांकि एक तो हादसे की छवि वो अलग थी, वॉशरूम में जो हुआ था वो अलग था, तो इससे ना वांग जी का दिमाग ना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। और वो अपनी आईज क्लोज करता है। फिर से वही शख्स उसके पास लेट जाता है और उसे घूर कर देख रहा होता है। वांग जी को एहसास फिर से हो रहा था कि कोई शख्स तो है जो उसे बार बार घूर कर देख रहा है। पर वो ऐसे ना मतलब ऐसे जैसे इग्नोर करते हुए ना सोने की कोशिश करता है। और वो करवट हो जाता है ताकि उसे कोई ना ऐसे मतलब एक तरह से देखा जाए कि हाँ ठीक है, तुमको लग रहा है कि तुम घूर लो, हम ऐसे ही ठीक है, हम तुमको दिखाएंगे कि हमने तुमको देखा ही नहीं। लाइक उसको फुल अवॉइड मार रहा था वो। तो वांग जी करवट होकर के सो जाता है। हालांकि उसकी खुद फटी पड़ी थी, पर वो फिर भी सोया हुआ था। लगभग ऑलमोस्ट आधा पौन घंटा के बाद जब वांग जी की आंख लग जाती है, वो शख्स धीरे धीरे करके उसके कानों में फूंक मार रहा था, उसके बालों को फूंक मार रहा था और उसके फेस पे अपने फिंगर्स चला रहा था। पहले तो वांग जी को लगा कि ये शायद ना नींद है, वहम है और कुछ नहीं है। और वो ना अपने फेस को ना ऐसे मोड़ रहा है, एक्सप्रेशन चेंज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और फिर अचानक से उसके ऊपर ना एक काला साया, जिसकी दो बड़े बड़े गड्ढे वाले आईज, दो जिसके हाथ में ना हाथ मांस नहीं है, हड्डियां हैं। और वो हवा में मंडराते हुए ना वो उसको ना कर रहा है। और वांग जी इतना जोर से चीख के बैठ जाता है और वो हाँफ रहा होता है और अपने आसपास देखता है, अपने बॉडी को देखता है, वो सही सलामत था। वो फटक से ना पानी की बोतल उठाता है, तो वो बॉटल्स भी खाली था। और वो अपने मन में कहता है, आह पानी भी नहीं है। और फिर वो लाइट्स ऑन करता है। लाइट ऑन करने के साथ ही वो पानी लेने के लिए नीचे चला जाता है। जब वो फ्रिज ओपन कर रहा था, तब भी उसे लग रहा था कि जैसे पीछे कोई है। वांग जी इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो कमरे में आते ही बुद्ध मंत्र के एक दो चार मंत्र जो थे ना उसे आते थे थोड़े बहुत गलत टूटा फूटा, तो वो ना ऐसे गुनगुनाना स्टार्ट कर देता है। तभी एक शख्स की हंसने की वॉइस आती है। जैसे ही वॉइस आई, वांग जी समझ गया था कि वो अकेले नहीं है इस कमरे में। वांग जी क्रैकिंग वॉइस में कहता है, कौन है? कौन है यहाँ पे? उसकी वॉइस सुनने के बाद ही वो कहता है, मैं मैं कोई भी नहीं हूँ, पर तुम मंत्र गलत बोल रहे हो। इतना बोलना हुआ ही था तो कहता, क्या कहा तुमने? तो वो शख्स उस मंत्र को ना पूरा गा के सुना देता है। वांग जी शौक, भूत रॉक। और वो हाँ करके ना इधर उधर देख रहा होता है। तो फिर वो भूत कहता है उसे कि मैं तो तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। और इतना बोल करके ना वो वहां पे बैठ करके कभी लेफ्ट मुंडी तो कभी राइट मुंडी, और वांग जी ना कभी आगे पीछे इधर उधर पूरा ना घुमाए जा रहा घुमाए जा रहा। और कहता है, मुझे क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, वो कहता है, मैंने सुना तुमने मेरा बिल्डिंग खरीदा, तुम मुझे देखना चाहते हो? वांग जी कहता है, "हाँ, हाँ, हाँ, तो वो कहता है, वॉशरूम चलो।" इतना बोल करके वो उसके हाथ को पकड़ के खींचते हुए वॉशरूम लेके आता है। वांग जी की इतनी फटी हुई थी, इतनी फटी हुई थी। बट वांग जी मिरर के सामने आके खड़ा था और अपनी आंखें बंद किए हुए था। वो कहता है, मैं इतना भी बुरा नहीं दिखता, मुझे देखो प्लीज। वांग जी ने अपने आईज को ना कस के बंद किए हुए था। कहता, प्लीज मुझे देखो। और इतना बोल करके वो धीरे धीरे उसे ना खोलने के लिए कहता है, पर वांग जी खोल नहीं रहा था। वो एकदम से चिल्लाते हुए कहता, मैंने कहा मुझे देखो। फिर वांग जी ने कहता, हाँ देखता हूँ। और धीरे धीरे करके ना मिरर में वो देखता है जहाँ पे उसने देखा कि एक लड़का है
जो शर्ट वाइट पहना हुआ है, उसकी हाइट उसके कंधे जितनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट वो देखने में थोड़ा सा क्यूट लग रहा था। उसके फेस पे ना 2-3 जगह कट्स लगे थे। शर्ट के ऊपर ना वाइट शर्ट था, ब्लैक और रेड दाग थे पूरा, और उसके बाल पूरा मेस्ड अप हुए पड़े थे, आईज पूरी वाइट थी। पर फिर वो धीरे धीरे नॉर्मल कर लेता है और कहता है, मुझे पहचाना? वांग जी शॉक्ड हो गया था और कहता है, वी 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 वूसियान। और इतना बोलने के साथ ही वांग जी बेहोश। अब जैसे ही वांग जी बेहोश होता है, हमारा वी बुसैन जो कि भूत हमारा है, वो कहता है, आह अरे तेरी की। और इतना बोलकर वो अपने पावर को यूज करते हुए उसको और हवा में लहराते हुए लाके बेड पे पटक देता है, और उसके बगल में जाकर के वो भी लेट जाता है और अपने मन में कहता है, हाइस, मैंने बोला था मुझे देखने के लिए, क्या लड़कियों की तरह ये बेहोश हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता। इतना बोल करके और वो उसको घूर रहा होता है। वांग जी की अचानक से मॉर्निंग में जाग होती है, वो भी 8 बजे, और वो चिल्लाते हुए उठ के बैठ जाता है। अंकल आते हैं, सीचन भी आ गए हुए थे, सब आ गए थे भाग करके, क्योंकि 8 बज रहा था और सबको चिंता हो रही थी कि वांग जी इतनी लेट क्यों सो रहे हैं। तो अंकल आते कहते, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता, इस घर में भूत है, मैंने देखा, भूत है वो। तो अंकल कहते, किसका भूत? कौन सा भूत? कहाँ देख लिया भूत? तो वो कहता है, वी भूषण का भूत। वी भूषण वहां पे खड़ा है, ये सभी चीजें देख रहा है और कहता है, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। और तब बोल करके वो ऐसे मुंह बना रहा होता है। तो अंकल कहते हैं, क्या कहा तुमने? वो उसका भूत यहाँ क्या करेगा? हाँ, उसका भूत तो ऑलरेडी उसके बिल्डिंग में होगा ना, अगर होगा भी तो। क्या वांग जी तुम भी सुबह सुबह पी रखी है क्या? तो वांग जी कहता है, नहीं नहीं अंकल, मैंने रात को देखा। तो सीचन कहते हैं, तुम कल कंस्ट्रक्शन साइट पे गए थे ना, वहाँ पे हादसे हुए थे ना, हो सकता है कि वो सारी चीजें ना तुम्हारे माइंड में ना लिंक कर रही होगी और तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है वांग जी, रिलैक्स्ड। इतना बोल करके सब लोग एक एक करके चले जाते हैं। वांग जी ना कंबल पकड़े हुए इधर इधर पूरा ना मुंडी ऐसा घुमा कर देख रहा और कह रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तो विंग उसके बगल में बैठ जाता है, कहता, तुमने सही कहा, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। इतना सुनना हुआ था। तो वांग जी कहता, देखा देखा। फिर कहता, तुम तो विंग कहता है, हाँ इस तो डराना बंद करो ना, मैं तुम्हें थोड़ी खा रहा हूँ, मैंने तो बस तुम्हें अपनी छवि बताई है कि मैं यहाँ हूँ। और वैसे भी तुमने ही तो मुझे एक्टिव कर दिया, मैं तो वहाँ पे कैद था। हाँ, पर तुम्हारे ब्लड की वजह से मैं यहाँ पे आ गया, क्योंकि तुम्हारे ब्लड की वजह से मैं एक्टिव हो गया। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, शायद से कुछ लिखा होगा तुम्हारे यहाँ तो मेरा कल्याण होना, इसलिए। तो वांग जी कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? विंग कहता है, तुम उस बिल्डिंग के ओनर हो ना? वांग जी कहता है, हाँ। कहता है, मुझे कुछ बताना है, रेडी होकर के क्या बिल्डिंग चलोगे? तो वांग जी कह देता है, तो तुम मुझे वहां पे लटका के मारने वाले हो? विंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, बल्कि तुम्हारी वजह से तो मैं बाहर आ पाया हूँ। और एक और चीज दिखाऊं? इतना बोल करके विंग ना उसके हाथों को टच करता है और कहता है, देखा, चलो चलते हैं। इतना बोलने के साथ ही तो वांग जी कहता है, तुम मुझे सुनाई क्यों दे रहे हो? विंग कहता है, कल से शायद मैं तुम्हें दिखाई भी देने लगूं, पर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्या तुम ये सभी चीजें जल्दी करोगे? विंग की बातें वांग जी को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, बट फिर भी वो उसकी बात सुनते हुए नहाने के लिए जाता है, इधर उधर चेक कर रहा है, कपड़ा नहीं उतारता। कहता है, तुम यहाँ हो क्या? विंग कह देता है, मैं बाहर जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो डोर को नॉक करके और बाहर आ जाता है। पर भाई वो तो भूत है ना, वो फिर से फटाक से घुस जाता है और वांग जी को देख रहा होता है नहाते हुए, और उसके मुंह से पानी आ रहे थे। मतलब इतने हट्टे कट्ठे चौड़े इंसान की, उसकी ब्रॉड बैक, ये सभी चीजें देख करके अब वो अपनी प्रेजेंस फील नहीं करवाता, कि ताकि वांग जी डर जाए। वांग जी जल्दी जल्दी अपना कपड़ा बदल करके, उसने तो पहले भी उसे फुल नेकेड देखा था, दैट्स वाई, तो बदल के उसके पीछे पीछे वो भी आ जाता है। फिर वांग जी कहता है, तो तुम यहाँ हो क्या? विंग कहता है, मैं सोफे पे बैठा हूँ, क्या कुछ चाहिए, मैं आ जाऊँ? तो वांग जी कहता है, नहीं, उधर ही रहो। जबकि विंग ना उसके पीछे पीछे घूम रहा है। फिर वांग जी कपड़े बदलता है, फिर वो लोग ब्रेकफास्ट एरिया में आते हैं, डाइनिंग एरिया में। फिर वो लोग खाते होते हैं और वांग जी ना भी थोड़ा रिलैक्स्ड लग रहा था। तो सीचन कहते हैं, सब ठीक है? वांग जी कह देता है, हाँ सब ठीक है, इतना बोल करके। और वो वहां से निकलता है, और निकलने के साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने वाला था, तो विंग भी उसके साथ था। अब वांग जी को पता है कि विंग वहाँ है, फिर भी वो
कुछ मतलब ना ऐसे कह सकते हैं कि उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि कार को यहीं पे रोको। अब बीच मार्केट में ना, मतलब हाईवे से जाते हैं तो जैसे एली कैसे आती है उससे आप होके मार्केट में जा सकते हो। तो वो कार को बोलता है साइड लगाने, तो वो कहता क्यों? तो कहता मैंने कहा ना लगाओ। फिर इतना बोल करके वो उस कार से उतर जाता है और उस मार्केट में चला जाता है जहाँ पे एक औरत बैठती थी, बूढ़ी औरत, जो ना एक बहुत बड़े लाइट के ऊपर हाथ रख करके फ्यूचर बताती थी। तो वांग जी पहले तो कभी इन सभी चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, लेकिन आज सुबह से वो भूत से बात कर रहा है। मतलब यार सोचो ना, कोई सेल्फ टॉक करता है तो लोग उसे पागल कहते हैं, भूत से बात करेगा तो लोग क्या बोलेंगे उसे। तो वांग जी ना उस लेडीज के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे ना भूत की बातें ना सुनाई दे रही है, तो मैं क्या करूं? वो लेडी ना पहले तो वांग जी को देखती है और उसे घूर कर देखते हुए कहती है, लेकिन तुम उसे अपने साथ यहाँ क्यों लेके घूम रहे हो? वांग जी कहता क्या क्या? तो कहता तुम उसे अपने साथ लेके घूम रहे हो, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। इतना सुनना हुआ ही था। तो वांग जी कहता तो अब मैं क्या करूं? मुझे इससे पीछा छुड़ाओ। पर वो लेडीज वो भूत को देख पा रही थी और उससे पूछती है क्या चाहिए तुम्हें इससे? हाँ। वो भूत उससे कहता है मुझे इंसाफ चाहिए, शायद ये मेरी मदद कर सकते हैं, ऐसे भी ये मेरे उस जगह के ऑनर है, तो मैं इनसे ही इंसाफ की उम्मीद करूंगा ना। तो भूत कहता है वो लेडी कहती है उसके बाद क्या? उसके बाद तो विंग कहता है उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, इन्हें परेशान नहीं करूंगा। और आज भी स्टिल मैंने इन्हें परेशान नहीं किया है, मैं तो इनसे बात करना चाहता हूँ, मैं खुद इन्हें लेके जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं भूत कब से इतने अच्छे होने लगे? वो कहता है मैं मरना नहीं चाहता था, मैं जीना चाहता था, पर मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं बस फंस गया हूँ और मुझे जाना है। वो लेडी कहती है ठीक है। और वो दोनों ना माइंड टू माइंड कांटेक्ट करके ना बात कर रहे थे। उसके बाद वो वांग जी को देखते हुए कहता है घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो जहाँ ले जा रहा है तुम्हें वहाँ जाओ, ठीक है ना? इतना बोलना हुआ ही था तो कहता है ठीक है। फिर वांग जी उठता है और कार में आके बैठते हुए कहता है क्या क्या तुम यहाँ हो? वांग जी के हाथ के ऊपर वो हाथ रखता है और जो वो लेडीज थी ना वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें बस, ये दूसरा दिन था आज विंग का, तो उसे कहती है 5 दिनों के लिए तुम्हें आज़ाद कर रही हूँ, तुम्हारी सोल को तुम उसे दिखाई और सुनाई दोनों दे सकते हो। इतना सुनना हुआ ही था तो वो कह देता है थैंक यू सो मच। तो कहता है पर उसके बाद तुम्हें जाना होगा, प्रॉमिस करो कि तुम उसे हार्म नहीं करोगे, तुम प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ सकते। वो कह देता है हाँ मैं समझ गया। इतना बोल करके और वो वांग जी के हाथ को जैसे ही कार में टच करता है, वांग जी फिर से उसे देख पा रहा था और इस बार वो गायब नहीं हुआ था। वांग जी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे सामने क्या कर रहे हो? तुम गायब क्यों नहीं हो रहे? तो वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें दिखाई दे सकता हूँ, चलो भी मैं कुछ बताता हूँ। इतना बोलकर वो दोनों वापस इस कंस्ट्रक्शन साइट पे आते हैं। अब जो ड्राइवर था वो अगल ही पगलाए जा रहा था कि भाई मेरे जो ओनर है वो इस तरह से अकेले अकेले किससे बातें कर रहे हैं और इन्हें क्या हो गया है। ये सारी बातें वो सोच रहा होता है कि मतलब ऐसे कोई किसी से सेल्फ टॉक करे तो वही जस्ट लाइक ये पागल हो गया क्या? तो भाई यहाँ पे तो भूत से बातें हो रही थी तो वो खुजवा रहा था अपना बाल कि इनको क्या हो गया, ये किससे बतिया रहे हैं। फिर वांग जी को लेकर के और वो उसको आता है ऊपर उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो विंग ना उस मिरर वाली के पास जहाँ पे लगने वाला था उस वॉल के पास जाके खड़ा हो जाता है और कहता है पता है मेरे साथ क्या हुआ था? वांग जी कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। कहता है "हाँ, बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था ना। क्यों क्यों ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं और उनके साथ बुरा होता है सिर्फ इसलिए कि आप उनके कामों में नुस्ख निकाल रहे हैं? या फिर इसलिए कि आप अच्छाई देख सकते हैं और अच्छाई के लिए खड़े हो सकते हैं तो आपको लोग दबाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने झूठ को सच करने के लिए। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है पहेलियां मत बुझाओ, क्या बात है मुझे साफ साफ बताओ। विंग कहता है आपको पता है मैं अपनी मॉम डैड का इकलौता बच्चा था। फिर वहाँ पे ना एक फ्लैशेस चल रही थी जिसे वांग जी ना पूरा फील करके देख पा रहा था, वो विंग की वजह से। मैं पढ़ाई की, स्कूल गया, सब कुछ किया, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री मिली और मैं विन कॉर्पोरेशन में काम करने लगा। ये बिल्डिंग इंटायर्स बिल्डिंग आपको पता है ना, विंस कंपनी है। तो कहता हाँ, और मैंने उसी से ये प्रोजेक्ट भी लिया है। कहता मुझे पता है आपने लिया है, बट आपको नहीं लेना चाहिए था ना, क्योंकि मैं उन सबको मार डालूंगा। बट मैं यहाँ फंस गया था, मुझे नहीं पता था कि मैं कब आज़ाद होऊंगा, कब मैं अपना बदला लूंगा, कभी मैं आज़ाद होऊंगा भी या नहीं। पर आपकी वजह से मैं आज़ाद हो गया। हंग जी, हंग जी ना उसके मुंह से नाम सुन के अजीब लग रहा था उसको। तो कहता है बट क्यों? तो फिर विंग कहता है
क्योंकि मैं यहाँ फँसा हुआ हूँ। और वो उस रेस्ट रूम की तरफ इशारा करता है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि विंग इशारा क्यों कर रहा है और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो कहता है कि क्या कहना चाहते हो? विंग कहता है इसी जगह, इसी रूम में मेरा कत्ल किया गया था। आपको पता है? कैसे किया गया था मेरा कत्ल? बेहद ही दर्दनाक। अगर कोई देखे तो उसकी रूह काँप जाए। तो वांग जी कहता है क्या क्या मतलब है तुम्हारा? विंग कहता है ये देखो। फिर वो एक फ्लैश तैयार करता है जो कि विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था और तब तैयार करता है वो, जहाँ पे वो दिखाता है कि रोज की तरह नीचे साइड एरिया में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। तभी विंग ना उस प्रोजेक्ट में ना खामी थी। जो सीईओ वाला रूम था ना वो तो सही था, पर नीचे वाला कैबिन ना ऐसे बनना ही नहीं था। और प्रेसिडेंट का कैबिन ऊपर बनाना था, पर स्पेस कम कर रहा था। तो नीचे वाले को ना पूरा ऐसे सिक्योर एरिया में बना करके कैफेटेरिया भी निकालना था। तो वो वाला डिजाइन ना विंग को जम नहीं रहा था। तो वो आर्किटेक्ट के पास जा रहा होता बात करने के लिए। तभी वो देखता है कि सीईओ वाले रूम में ना एक टेबल है, जहाँ पे एक आर्किटेक्ट है जो उस डिजाइन को देख रहा है। उसके बगल में विन चाओ था, उसके बगल में सूसे था, और उसके बगल में 2-4 और कर्मचारी थे जो सुपरवाइजर वगैरह थे। वहाँ पे टोटल मतलब ना 7-8 जन थे। और वो सब ना बातें कर रहे होते हैं कि हाँ चलो अच्छा है, ये कंस्ट्रक्शन का काम जब हो जाएगा तो हम इतने इतने कीमत पे ना एक एक फ्लैट को ना बेच देंगे नीचे वाले को, या फिर पूरा का पूरा बिल्डिंग है ना हम बेच डालेंगे। हमें डबल मुनाफा हो गया, हम फिर कहीं और प्रॉपर्टी लेकर के बना लेंगे। तो तभी बेंचाओ कहता है मेरे डैड भी ना पता नहीं क्यों इस प्रोजेक्ट पे वो खर्च कर रहे हैं, जबकि मैंने पहले ही कहा था नहीं करने के लिए। तो इतना तक तो सही था। उसके बाद कहता है ये देखिए सर, ये इसमें ये कमी है और ये कमी है, ये इसको सही करना है। तो वो लोग इस पे बातें कर रहे थे। तो वो कहता है सही है, पर आज रात के लिए क्या प्लान बनाना है? तो कहता है प्लान क्या बनाना है सर? तो वेंचा कहता है क्यों इतने सारे काम करते हो तुम लोग, थकते नहीं हो क्या? बताओ मुझे। तो वो जो आर्किटेक्ट था वो वेंचा का फ्रेंड था, इसलिए कहता है सही कहा आपने। वैसे एक और बात बतानी है। विंग ना अंदर इन करने वाला था, तभी वो आर्किटेक्ट बोलता है वो जो हमारा सिविल इंजीनियर है ना वो कुछ ज़्यादा ही नुस्ख निकालता है सर। तो वेंचा कहता है क्यों? कहता सीमेंट में मिलावट क्यों कर रहे हो? तो ये मात्रा इतना कम क्यों रहता है? ये स्पेस इतना कम क्यों है? ये ऐसा क्यों? और उसी ने ये शिकायत भी लगाई है कि इस एरिया को तोड़ करके कैफेटेरिया बनाया जाना चाहिए। क्या ज़रूरत है बनाने की? जैसे हर जगह बिल्डिंग रहती है वैसे नॉर्मली बना दिया जाना चाहिए। और इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत है? उसे तो इस रेस्ट रूम से भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वॉशरूम का स्पेस कम हो रहा था, और ऊपर से ये डिज़ाइन भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो बेंचा कहता है तो कोई बात नहीं, छोड़ो ना, उसे भी अपने साथ मिला लेते हैं। तो वो आर्किटेक्ट बोलता है कि अरे नहीं सर, वो हमारे साथ नहीं आएगा। वैसे मैंने सुना है कि उसकी जो साथ काम करती है ना उसकी फ्रेंड, वो बहुत ज़्यादा हॉट आइटम है। आप एंटरटेन की बात कर रहे थे ना, तो क्यों ना हम उन्हीं के साथ वो सभी थिंग्स कर लें सर। वैसे भी अपने ही लोग हैं तो कोई बोलेगा भी नहीं। मुआवजा देकर मुंह भी बंद करा सकते हैं, इतना सुनना हुआ ही था। तो विंग आते हुए कहता क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? हाँ हाँ, शीशी के बारे में ऐसा दोबारा बोला ना तो मैं तुम लोगों को शिकायत ना पुलिस से कर दूंगा। वेंचा जब उसे देखता है तो कहता है ओ, तो क्या ये मिस्टर ईमानदार यही है? तो वो जो आगे टेक था वो कहता है मिस्टर ईमानदार यही है। इसने ही ईमानदारी का ठेका ले रखा है, हम क्या ही कर सकते हैं सर। इतना बोलना हुआ ही था। तो कहता है वैसे ये भी ठीक है, ये भी चलेगा। तो कहता है क्या मतलब सर? वो कहता है वैसे ये देखने में बुरा नहीं है। वैसे तुम्हारी एज कितनी है? उस समय ना हमारा विंग ना 26 साल का था, पर एज से ना उसकी बॉडी मैच नहीं कर रही थी, क्योंकि विंग का हाइट थोड़ा सा छोटा था, उसका फेस बहुत क्यूट था और वो बहुत लवली दिख रहा था। तो वो कहता है वैसे इसकी बॉडी गेस्चर तो लड़कियों जैसे लग रहे हैं, कहीं तुम उस टाइप की तो नहीं हो ना? विंग कुछ भी नहीं बोलता और अपना हाथ हटाते हुए कहता है छोड़ो मुझे, अपने गंदे हाथ से टच मत करो। इस बिल्डिंग के ओनर हो, इस कंपनी के मालिक हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम गलत करोगे तो हम चुप रहेंगे। मैं हल्ला करूंगा और मैं सबको बता दूंगा कि तुम यहाँ पे क्या क्या करते हो। एक तो मात्रा और सामान इतने कम रहते हैं, ऊपर से तुम लोगों की ये गैमलिंग भी चल रही है। डिजाइन सही नहीं तो लोग बोलेंगे नहीं क्या, काम करने वाले लोग? और ऊपर से तुम लड़कियों के साथ ये सभी थिंग्स करने वाले हो। मतलब साफ है कि 2 दिन पहले जो उस वर्कर के साथ में हादसा हुआ था, पक्का तुम लोगों में से किसी ने किया था। तो वो जो आर्किटेक्ट था ना वो कहता वो मैंने किया था। तुम्हें क्या लगता है कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम करती हैं लड़कियां, तो वो लोग क्या बची रहती है? कुछ लोग तो अपने मन से दूसरे के साथ संबंध बनाती हैं, और कुछ लोग नहीं बनाते हैं तो उनके साथ जबरदस्ती किया जाता है, और बाद में उन्हें मुआवजा दे दिया जाता है। तो विंग कहता है
घटिया घटिया घटिया, बहुत घटिया हो तुम लोग। ऐसे किसी के साथ करता है क्या कोई? इतना सुनना हुआ ही था तो विंग चो ना विंग का मुंह दबा देता, कहता है छोटी सी तो जान है, बहुत फड़फड़ा रहे हो हम, इसको बांधो, इसको हम अभी बताते हैं कि कैसा फील होता है। विंग ना बहुत ज्यादा छटपटा रहा था कि नहीं नहीं छोड़ो मुझे छोड़ो। तो होता है ना कि साइड वगैरह में जो छड़ रहता है, तो विंग की बॉडी तो एक तो मतलब जैसा कि मैंने बताया हाइट कम था, पतला दुबला था ही, तो हल्का लग रहा था ना। तो विंचा जैसे उसको खींच के लाता है ना, अचानक से एक वॉल में ना, उस समय ना कंस्ट्रक्शन काम चल ही रहा था, तो ईटा ईटा वाला काम चल रहा था, तो छड़की वगैरह कैसे निकला रहता है, तो उसमें ऐसे निकला हुआ था ना, तो उसको ऐसे खींचता है ना कि विंग ना उसको छुड़ाने के चक्कर में जब पीछे जाता है ना, वो सीधा उसके पेट में वो छड़ आर पार हो जाता है और वो उस छड़ में फंसा हुआ था। जब ये विंचाओ देखता है तो कहता है हाँ, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो वो आके देखा, कहता सर रिलैक्स्ड। वैसे भी कंस्ट्रक्शन साइट पे ऐसे ऐसे हादसे होते रहते हैं, किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे ये काम भी करता था, और वैसे भी ये यहाँ से नहीं बिलोंग करता, ये टॉन्टिंग से है सर, पर ये देखने में काफ़ी खूबसूरत है। अब ये जब मर ही गया है तो क्यों ना हम इसको थोड़े से मजा लें। इतना बोल करके विंग के जो शर्ट्स थे ना, वो वाइट कलर के ही थे, उसने पहना हुआ था उस दिन, उसको वही टेबल पे उस पेपर के ऊपर उसको ऐसे लिटा देता है, उस बॉडी को वहां से ऐसे खींच के निकालते हैं जैसे यार मतलब कोई सामान का बोरा हो। उसको उस टेबल के ऊपर फेंक दिया जाता है, उसके पैंट्स को उतार दिया जाता है, और एक एक करके सारे लोग उसके साथ, समझ जाओ, मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती बट समझ जाओ। और उस समय तक विंग ना जिंदा था, मरा नहीं था। और जब सबका हो जाता है और वो डेड बॉडी वैसे ही रह जाती है, तो विंचा कहता है जब सब कुछ इतना हो ही गया है तो अब हम इस डेड बॉडी का क्या करें, ऑटोप्सी में तो पता चल ही जाएगा कि हमने इसके साथ क्या करा है। इतना सुनना हुआ ही था तो वो आर्किटेक्ट कहता है डोंट वरी सर, और इतना बोल करके वो रेस्ट रूम की तरफ दिखाता है और कहता है हम उसको उस दीवार में चुनवा देते हैं, फिर उसके कपड़े वगैरह को पहनाकर सही करा जाता है। विंग जिंदा था, उसकी सांसें ना हु हु करके चल रही थी। उसे उसको उसमें डाला जाता है, दो तीन लेबर को बुला करके उसको उसी दीवार में वापस से जिंदा डाल के ईंटा डाल के बंद करा जाता है आगे से, और उसको उसमें ऐसे ही प्लास्टर मार दिया जाता है। वो कंस्ट्रक्शन का काम एक ही दिन में खत्म करा जाता है उस रेस्ट रूम का। उसके बाद वापस से अगले दिन से ना वहां से काम स्टार्ट हो गया था, और विंग पूरे 24 घंटा बाद उसकी डेड हुई थी उसी के अंदर, और उसकी सोल उसकी बॉडी सब कुछ उसी के अंदर फंस के रह गई थी। ये सारे दृश्य देख करके जी का इतना गुस्सा, इतना नफरत भरा हुआ था कि वो खून की उल्टियाँ कर देता है, और वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ना वहाँ पे बैठ जाता है, क्योंकि इस दौरान ना विंग की एनर्जी तो ड्रेन हुई हुई थी, वांगजी उसे कनेक्ट किया था तो वांगजी की बॉडी भी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी थी, जिस वजह से वो नीचे बैठ गया हुआ था। विंग रोने लगा था और कहता है कैसा लगता है जब आपके कलीग, काम करने वाले लोग आपके साथ ऐसा करते हैं, तो हाँ, मुझे इन सब से बदला लेना है, मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं, मैं इन सबको मार डालूंगा एक एक करके। इन लोगों ने मेरे साथ इतना गलत घटिया किया, अब बताओ क्या क्या मैं उन लोगों से बदला नहीं लूं? वांग जी कहता है बदला मैं लूंगा, मैं चुन चुन कर बदला लूंगा उन सब से। कैसे कैसे कोई कर सकता है इतना घटिया घिनौना काम? क्या 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 तुम्हारे मॉम डैड ने? विंग रोने लगा था दूसरे साइड जाकर के कहता है मेरे मॉम डैड, मेरे मॉम डैड को इन लोगों ने पागल खाने भेज दिया। मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ, बस मुझे इतना पता है कि एक शख्स रोज मुझसे आके बातें करता कि देखो आज मैंने ये करा, आज मैंने वो करा, आज मैंने तुम्हारे मॉम डैड को मेंटल असाइलम भेज दिया, ये करके तुम्हारे सारे फैमिली वालों को मैं मार डालूंगा और तुम्हारा अस्तित्व खत्म, तुम्हारे खानदान का नाम खत्म, सब कुछ खत्म। और तो चाइना का रूल तुम्हें पता ही है ना, अगर बेटा या बेटी में से किसी एक के साथ कुछ भी होता है तो उसकी पूरी फैमिली को बॉयकॉट कर दिया जाता है। मेरी फैमिली को, मेरी फैमिली का नाम निशान मिटा दिया गया, मैं क्या करूं? मेरे साथ इतना गलत करने के बाद मुझे दीवार में डाल दिया, और ऊपर से ये सब इतने सालों बाद तुम आए यहाँ पे, और और तुम्हारे ब्लड की वजह से मैं जाग गया। मैं तुम्हें हार्म करना चाहता था, उन लोगों की तरह मैं तुम्हें मारना चाहता था, पर नहीं मार पाया, पता नहीं क्यों नहीं मार पाया मैं। और इतना बोलकर ना विंग रो रहा होता है। वांग जी, क्योंकि विंग ने उसे टच किया था तो वांग जी धीरे धीरे करके ना उसके पास जाता है और उसके बॉडी को टच करते हुए कहता है तो तुम ठीक हो? विंग, उसको डर भी लग रहा था, भाई भूत है वो। तो विंग ना
एकदम हाँ करके कहता है, मैं उन सबको मार डालूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। भांग जी को खुद डर लग गया था, वो फटक से नीचे बैठ गया था, मतलब होता है ना डर के मारे बैठ जाना, और वो ऐसा हाँ कर रहा होता है, और जो विंग था ना वो वहां से गायब हो गया था। वांग जी कहता है विंग 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 विंग, पर विंग फिलहाल से गायब हो चुका था। और वांग जी कहता है अब मैं क्या करूं, किसे बताऊं मैं, और इतना बोल करके वो भी उस कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर आता है। पर वहां पे लिफ्ट वगैरह ना खराब थी ना, तो पैदल आना जाना पड़ रहा था उन लोगों को, तो बहुत टाइम लग जाता है उसको आने में। मतलब कि कुछ बिल्डिंग तक जाती है, उसके बाद फिर ऊपर ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। तो वो उतरना स्टार्ट करता है, फिर 40वें फ्लोर से ना वो नीचे के लिए बिल्डिंग वो लिफ्ट लेता है, बाहर वाला लिफ्ट जो चलता है वो लेता है, और ले करके नीचे आना स्टार्ट कर देता है। वांग जी नीचे आने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाकर के विंग को ढूंढ कर लाए, कहाँ जाकर के उसे पूछे कि तुम कहाँ गए हो। एक भूत का कोई अस्तित्व नहीं होता, इंसान को भी हम जब तक लोकेट नहीं कर सकते हैं, सर्च नहीं कर सकते, तब तक तो बिल्कुल पता नहीं लगा सकते। बट वो तो एक भूत था जो कि अचानक से गायब हो गया था। अपनी कार के पास आते हुए कार को दो चार लात धड़ी आते हुए वांग जी कहता, सेट अब मैं क्या करूँ, हाँ क्या करूँ मैं। और इतना बोल करके वो अपनी कार में बैठ जाता है और ऑफिस के लिए निकल के आ जाता है। उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा ड्रेन थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। वो अपने ऑफिस आते ही कहता है, क्रिस क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भूत किसी से बदला ले। तो क्रिस कहता है, हाँ क्या सर क्या कहा आपने, ऐसा कौन भद्दा मजाक करता है। वांग जी कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ क्रिस। क्रिस कहता है, ओके सर, तो अब हम क्या करें। तो वांग जी को पता है कि क्रिस ना बिलीव नहीं कर रहा है, बट फिर भी वो कहता है, वेंझाओ कि जितने भी काम करने वाले इंस्ट्रक्शन साइड कंस्ट्रक्शन साइड है, वो सभी जगहों पे जितने भी आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर सब काम करते हैं, उन सब की लिस्ट मुझे निकाल कर दो, खासकर इस साइट पे काम करने वाले लोगों की लिस्ट। तो क्रिस कहता है, सर ये तो नामुमकिन है ना, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले लोगों की लिस्ट उनकी कंपनी के पास होती है, हम कैसे निकाल सकते हैं। तो वांग जी उसे घूर कर देखते हुए कहता है, आई नो कि तुम निकाल लोगे क्रिस। हम्म इतना बोल कर वो चुप हो जाता है। अब अपने हाथ पे हाथ रखे हुए था, हालांकि वो कुछ कर नहीं सकता था, भूत से पंगा भी नहीं ले सकता था। विंग के पास पावर जो मिली थी वो ओनली फॉर 7 डेज के लिए ही थी, बात का उसे खुद पता नहीं था, क्योंकि जिसने उसे देखा था उसने उससे प्रॉमिस लिया था कि 7 दिन के बाद वो ऐसे वहां से चला जाएगा, इस जगह को छोड़ देगा, तब तक उसको पावर्स चाहिए। तो विंग इधर जो था आता है उन चौकीदारों के पास, स्टार्टिंग करता है उन चौकीदारों को जिन्होंने उनके बॉडी को उठा करके उस दीवार के अंदर चुना था। वो चौकीदार किसी बड़े घर के बाहर ना सिक्योरिटी का पहरा दे रहे थे। विंग उसे देख रहा होता है, उसे बस शाम होने का ये कर रहा था वेट, ताकि शाम हो और ये इन दोनों चौकीदार का काम तमाम कर दे। उनमें से एक चौकीदार को लग रहा था जैसे कि ना आसपास ना कोई है खड़ा जो उन्हें देख रहा है, और विंग की आंखों से ब्लड के आंसू आ रहे थे, और उसे देख रहा था कि कितनी बेरहमी के साथ में सलिया लगा हुआ बॉडी के साथ उसे दीवार पे खड़ा करके उस सलिया को ही उसमें घुसा करके काट डाला, एंड देन ताकि सपोर्ट सिस्टम बना रहे, और चुन डाला। और उसके बाद जिस जगह पे सलिया लगा था ना वहां से भी ना ब्लड आ रहा था। और एक बात बोलूँ गाइस, ये एक रियल स्टोरी है, और ऐसी स्टोरी हुई है एक लड़की के साथ में। वो कंपनी की ऑनर तो नहीं कह सकते, वो एक सुपरवाइजर की जॉब पे रखी गई थी, और उसके साथ सच में इस तरह के हादसे हुए हैं। मैंने बस फंक्शन में कन्वर्ट करा है, तो कोई हेट मत करना कि ऐसा क्यों हुआ है या क्या है ये, ठीक है ना। ये एक रियल बेस्ड स्टोरी है, और इस स्टोरी का आइडिया मुझे नीतू भार्गव नाम की लड़की ने दिया है, और उन्होंने बोला है कि दी हम ऐसी स्टोरी एक ला सकते हैं क्या। तो मैंने बोला ठीक है, मैं थोड़ी सी डिटेलिंग चेंज कर दूंगी, देन मैं ले आऊंगी। तो आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। और वो एक एक करके बदला लेती भी है सबसे, और स्टिल उसकी अभी डेड बॉडी ना उसी बिल्डिंग में उसी फ्लोर पे अभी भी है, उसकी आत्मा। पर वो बिल्डिंग अभी भी एग्जिस्ट करती है, और वहाँ पे लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सिर्फ उस बिल्डिंग को बैन कर दिया गया है रियली में, और उसके बाद ऊपर का और नीचे का काम किया गया था, ठीक है। तो चलो हम आगे चलते हैं स्टोरी में। अगर जिन लोगों को ये केस के बारे में सर्च करना है ना, तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि ये केस ना यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो शायद उसे यहीं से इंस्पिरेशन मिला हो, तो उन्होंने कहा कि दीदी क्या हम इस तरह की स्टोरी को कर सकते हैं क्या कन्वर्ट हॉरर में। तो हमने बोला थोड़ा सा हम बस ड्रामेटिकली बनाएंगे,
और लव रोमांस दिखाएंगे और स्टोरी सेम वे में ही चला देंगे नॉर्मल। मतलब क्योंकि अब भूत किसी से लव रोमांस तो कर नहीं सकता, बट ये तो वांगसियन है, तो यहाँ पे तो हमें थोड़ा बहुत ये इंगेज करना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा बस हम थोड़ा सा वांगसियन में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। बट उसके बाद जैसी स्टोरी हम वैसे ही लेके चलेंगे। तो आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे। बीच में आप लोग को समझाने के लिए खेद है, क्योंकि 1 घंटा का मैं पहले ही रिकॉर्ड कर चुकी थी और आज मैं सेकेंड टर्म रिकॉर्ड कर रही हूँ। दैट्स वाई मुझे अब याद आया है कि उस बेबी गर्ल का नाम नीतू भार्गव है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है, जिन्होंने मुझे स्टोरी दी है। हम आगे बढ़ते हैं। तो क्रिस ना पहले तो बहुत मेहनत करता है भाई, किसी भी कंपनी का सिक्योरिटी और पूरा गाइडलाइन निकाल के लाना, कितने वर्कर्स है। हालांकि ऑफिशियल वर्क सीट और जो फील्ड वर्क सीट होता है वो दोनों अलग होते हैं, तो वहाँ से निकाल के लाना बहुत डिफ़िकल्ट है। एक दो ही होते हैं जो आपको बता सकते हैं कि क्या है नहीं है, या फिर उनके आईडी कार्ड हम देख सकते हैं, बट ऐसे हमें नहीं पता चलता। तो जो हमारा केस था, मुश्किल से वो 2-4 का ही नाम निकाल के ला पाया था, ज़्यादा का नहीं ला पाया था। वहाँ पे 7-8 जने थे। अब इधर जो हमारा विंग था वो शाम हो चुका था, 6:30 बज रहा था। वो वेट कर रहा था कि इनका शिफ्ट खत्म हो। ऑलमोस्ट 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है तो खत्म होना ही था, या फिर 8 घंटे की शिफ्ट होती है। तो वो दोनों ना जो हमारे सिक्योरिटी दादा थे, उस सिक्योरिटी दादा का ना शिफ्ट खत्म हो गया। वो दोनों कपड़े वगैरह सब चेंज वेंज करके वहाँ से निकले, उनकी जगह पे 2 सिक्योरिटी आगे बैठे। वो दोनों जब रास्ते में बात करते हुए जा रहे होते हैं ना, विंग क्या करता है कि लताई नहीं होती जंगल वाली बेलें, वो जंगल वाली बेलें ना उसके पैर में खींचता है बांध करके, क्योंकि उसे पावर्स मिल गई थी। गार्जियन एंजल के तौर पे उन्होंने अपनी पावर इन्हें दे दी हुई थी। तो वो खींचता है उसे, जंगल में खींच के ले जाता है, उस उल्टा लटकाए हुए था, और तब जा करके विंग उसके सामने आता है उसी तरीके से जैसे कि वो कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में वो सलिया लगा जो हुआ था। तो बशर्ते यहाँ पे था कि विंग का पूरा थोबरा एकदम ब्लैक ब्लैक, हड्डी का ढांचा अजीब सा डरावना, जैसे कि रियली में घोस्ट दिखते हैं, निगेटिविटी से भरा हुआ, तो वैसा पूरा दिख रहा था। विंग उसके सामने मरी, ये दोनों के प्राण, एक को तो हार्ट अटैक उसी वक्त आ गया, दूसरा जो था वो उसको देख करके और मिन्नतें कर रहा कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। विंग के आंखों से टमी से ब्लड आ रहा था। विंग क्या करता है, उसी सलिया को निकालता है अपने टमी से, और निकलते हुए वो देख भी रहा है और उसके गले में घोंप देता है। इन रियलिटी देखा जाए तो उसका गला चोक होने की वजह से मर्डर हुआ था, बट अगर हम स्पिरिचुअल वे में या फिर पैरानॉर्मल वे में देखें तो विंग ने उस सलिए से उसका गला चोक कर दिया था। तो वो दोनों को वहाँ पे वो मार देता है और फिर वो आ जाता है वांग जी के पास। वांग जी शाम के 7 बज रहे थे, कार में था और विंग ना वहाँ आके बैठ गया था। वांग जी को एहसास होता है कि यहाँ पे विंग है, पर वो कुछ बोलता नहीं है क्योंकि विंग उस समय इनविजुअल था। घर आता है, घर आने के बाद गग्गा से और वो उससे सबसे मिलता है। तो वांग जी जब ऊपर जा रहा होता है तो ये जियांगचिंग कहता है, वांग जी तुम कहाँ से आ रहे हो, देखो तो तुम्हारे जूते से ना ब्लड आ रहे हैं। जबकि वो वांग जी के नहीं थे, बल्कि विंग के जूते से ब्लड जा रहे थे। वांग जी जब देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और पीछे पलट के देखता है तो सच में वो था। वांग जी कहना चाहता था कि ग ये मेरे नहीं है, पर उसका गला ना फंस जाता है, उसके मुंह से वॉइस निकलती ही नहीं है और वो करते हुए रह जाता है। और वो विंग को देखता है जो उसके बगल में ना गुस्सा होकर के उसे देख रहा था। फिर वांग जी ना उल्टे पैर ऊपर कमरे में चला आता है तो जियांगजिंग कहता है इसे क्या हो गया। इन दोनों की बात सुनने के बाद सीचेन भी यहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं आचिंग क्या बात है। आचिंग कहता है देखो ना सीचेन ये ब्लड, और वो जब देखता है तो वहाँ पे ब्लड के निशान नहीं थे। फिर वो भी घबरा जाता, कहता मैंने अभी देखा जूते में ना ब्लड लगा हुआ था वांग जी का, पर ब्लड का स्टेन नहीं है। सीचेन कहते हैं गया होगा वो कंस्ट्रक्शन साइट पे, कुछ लग गया होगा, छोड़ो ना, सर्वेंट्स को बोलो इतना दूर क्लीन कर दे। इतना बोल करके वो जियांगचिंग को ना अपने साथ अपने कमरे में लेकर के आने लगता है। अब जियांगचिंग का दिमाग ना बार बार घूम रहा था। नहीं, उन्होंने साफ साफ देखा कि पूरे शूज में ना ब्लड लगा है, बट अभी एक भी जगह नहीं दिख रहा है। वांग जी अंदर आते ही पहले तो वो सबसे पहले आते ही दरवाजा अचानक से लॉक्ड होता है, जो कि विंग ने करा, और विंग उसको घूर कर देख रहा है, उसके बगल से पूरे ब्लैक ब्लैक स्मोक निकल रहा है। और वांग जी उसको देखते ही कहता है तुम कहाँ कहाँ चले गए थे। हाँ, वांग जी की हालत देख करके विंग उसके पास आता है। पहले तो वो पूरा बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा था, फिर वो नॉर्मल जैसे कि नॉर्मल लाइफ में वो रहता था ब्यूटीफुल बन करके।
वैसा बन के उसके पास आता है और उसको ना ऐसे काम डाउन कराते हुए कहता है, शांत हो जाओ वांग जी, मैं बस अपना बदला लेने गया था, मैंने मार डाला उन दोनों को। वांग जी कहते हैं, किसे मार डाला तुमने? हाँ। तो विंग कहता है, मैंने 2 सिक्योरिटी गार्ड को मार डाला, अब और लोगों की बारी है, मैं धीरे धीरे उन सबको मार डालना चाहता हूँ, इतना बोल करके और वो उसे कपड़े उतारने लगता है। तो वांग जी कहता है, ये क्या कर रहे हो? विंग कहता है, तुम्हारी ब्लड की वजह से मैं जागा, मैं आज़ाद हुआ, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता, तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन विश नहीं करोगे, मैंने 2 लोगों को मार दिया। वांगजी बोलने के हालत में नहीं था, उसको कॉन्ग्रेचुलेसन कैसे विश करे। कोट उतारने के बाद विंग ना वांगजी के गले लग जाता है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, वो भी ब्लड वाले, बट फिलहाल से वो रोते हुए कहता है, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्या मेरे इस विक्ट्री में मेरा साथ नहीं देने वाले हो? वांगजी कहता है, मैं खुद उन्हें सजा दे देता विंग, तो तुमने क्यों किया? हाँ। विंग कहता है, अगर तुम सजा देते तो तुम्हारे हाथ कानून के हाथ ज़्यादा लंबे होते हैं ना, खून से रंग जाते, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथ खून से रंगे। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, क्यों? विंग कहता है, बस ऐसे ही। हम्म और इतना बोल करके उसे देख रहा होता है, वो भी बहुत प्यार से। वांगजी की फटी पड़ी थी लेकिन विंग प्यार से देख रहा था उसे। उसके बाद कहता है, जाओ सावर ले लो, मैं यहीं हूँ। और इतना बोल करके वो बैठ जाता है। वांगजी सब कुछ उतारने के बाद अंदर चला जाता है वो, और सावर के नीचे खड़ा था। वो बार बार पीछे पलट के देख रहा था लेकिन विंग अंदर नहीं आया था। विंग ना वांगजी का कोट लेकर स्निफ करते हुए कहता है, अगर हम इंसान होते तो क्या कभी मिलते? क्या कभी हमारा आमना सामना होता? क्या कभी हम जान पाते? क्या कभी हम एक दूसरे से टकराए हैं? पता नहीं क्यों तुम्हारा फेस ना कभी कभी फैमिलियर लगता है, कहाँ पता नहीं। और इतना बोल करके उसके कोट को वो स्निप करके बैठा हुआ था। विंग वांगजी जब शावर लेकर आता है तो विंग उसे देखते हुए कहता है, देखो मैंने तुम्हारे लिए कपड़े निकाल दिए। वांगजी को ये पैम्परिंग ना थोड़ी अजीब लग रही थी, तो वांगजी कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या तुम मेरे बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहते हो? विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं कोई कब्जा वब्जा नहीं करना चाहता तुम्हारे बॉडी के ऊपर, तुम्हारे फैमिली को परेशान भी नहीं करना चाहता। एक्चुअली में मुझे बस बदला लेना है, और सच कहूँ तो मेरे पास वक्त बहुत कम है। तो वांगजी कहता है, वक्त का क्या मतलब? विंग कहता है, बस बाद में बताऊंगा, पहले रेडी हो जाओ, भूख नहीं लगी तुम्हें? और हाँ, तुम अपना खाना ना मेरा नाम लेकर के और बस तब खाना शुरू करना, तो मैं भी खा पाऊंगा। तो वांग जी कहता है, ह्यूमन की सम्मान करना जैसे हम एंसेस्टर्स को देते हैं। तो विंग कहता है, मैंने 3 साल से कुछ भी नहीं खाया वांग जी। अब वांग जी का कलेजा ना एकदम कट रहा था कि मतलब 3 साल से ये भूखा है। तो वांग जी कह देता है, हाँ ठीक है, तो फिर चलो बहुत सारा चीज़ खाते हैं। इतना बोल करके वो दोनों नीचे आ जाते हैं और वांग जी ना बहुत सारा कुछ ले लेता है प्लेट में, वो भी जो वो नहीं खाता था कभी, वो सब भर लेता है। तो जंगजिंग कहता है, वांग जी ये क्या कर रहे हो तुम तो ये सभी चीज़ें नहीं खाते हो। वांग जी कहता है, आज मुझे खाना है, इतना बोल करके और वो चॉपस्टिक रखता है और उसके बाद वो ना पूरे प्लेट को पकड़ के विंग का नाम लेकर के समनिंग प्रेयर स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो समनिंग प्रेयर करता है ना, तो विंग के सामने में भी सेम ऐसे प्लेट लग जाते हैं और चॉपस्टिक भी। फिर वांग जी विंग को देख रहा होता है और विंग वांग जी को देखकर मुस्कुराता है। फिर वांग जी ने खाना स्टार्ट कर देता है। हालांकि वांग जी ने वो सभी थिंग्स नहीं खाए थे जो वो कभी नहीं खाया था, वो सब प्लेट में छोड़ देता है, बट सारा लिया हुआ था उसने। अरविंद वो प्लेट सब कुछ चट कर जाता है जो समनिंग करने के बाद उसे मिला हुआ था, और उसका पेट भर गया था। तो जियांगचिंग को थोड़ा अजीब लग रहा था कि वो बार बार ना अपने लेफ्ट साइड ना मुड़ मुड़ कर देख रहा है। तो जियांगचिंग कहता है, उधर कोई है क्या? आ, तो अंकल कहते, हाँ वांग जी मैं भी नोटिस कर रहा हूँ, कल सुबह में भी मैंने देखा था, और अभी भी तुम उस वहाँ पे कोई है क्या? तो वांग जी कहता है, नहीं तो कोई भी नहीं है। फिर उसके अंकल कहते, तुम कंस्ट्रक्शन साइट पे गए थे, क्या हुआ? तो कहता, हाँ हम काम शुरू कर सकते हैं पर अभी नहीं, 7 दिन बाद। इतना सुनना हुआ था। तो उसके अंकल कहते, आर यू श्योर ना? तो कहता, हम काम शुरू कर सकते हैं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, और जो भी चीज़ें हैं वो मैं क्लियर करा दूंगा, और हाँ सेक्शन बी एरिया जो है उसे हमें बंद करना होगा, बाकी हर जगह हम काम कर सकते हैं। तो उसके अंकल कहते हैं, क्यों? कहता, वही जगह तो हॉन्टेड है ना, बाकी नीचे की जगह पे कुछ भी नहीं है, और उस हॉन्टेड की जगह पे हम मंदिर बना देंगे। तो अगर
मान लीजिए कि गौतम बुद्ध की मंदिर है या फिर सिटिंग एरिया या कुछ भी है, तो लोग बहुत कम रेस्ट के लिए वहाँ जाएँगे, पर वो जगह एक बनी रहेगी, ख़ासकर। और दूसरी ये कि सीओ वाला जो केबिन है, वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक प्रेयर रूम बनाया जाए। तो इतना बोलना हुआ ही था, तो अंकल कहते हैं प्रेयर रूम? वहाँ पे किसके मरे हुए की तुम्हें समाधि बनानी है? तो सिंचयी कहता है हाँ वांग जी। तो कहता नहीं नहीं, मतलब गौतम बुद्धा की मूर्ति होगी, बट ऐसे ही प्रेयर रूम बनाया जाएगा। तो कहता ठीक है, जैसा तुम्हें तुम्हारा मन करे तुम कर सकते हो। और इतना बोल करके और वो लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब इधर वांग जी आता है और लैपटॉप पे काम करना स्टार्ट कर देता है, तो विंग भी उसके बगल में आके बैठते हुए कहता है प्रेयर रूम? तो वांग जी कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो स्क्रॉल वाला पट्टा होता है, मैं गौतम बुद्ध की मूर्ति के बगल में स्थापित कर दूँ, ताकि जितने भी लोग उस रूम में गलती से ही सही अपना हैट्रिक सेशन ख़त्म करने के बाद रिलैक्स करने के लिए ही सही आए, तो तुम्हारे साथ, मतलब जब वो प्रे करें या उन्हें देखे तो वो तुम्हें देखे जाने, और तुम वहाँ पे स्टेबल होके रह सको। मैं जानता हूँ कि तुम उस जगह को छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता। तो मैं चाहता हूँ कि वो एक पवित्र जगह बन जाए। क्या तुम्हें कोई परेशानी है विंग? तो विंग कहता है नहीं। तो वांग जी कहता तुम किसी को डराओगे तो नहीं? विंग अपने मन में कहता है मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं रुकूंगा। तो कह देता है कि नहीं, मैं किसी को नहीं डराऊंगा। फिर वो काम कर रहा होता है तो विंग देख रहा होता है। विंग को भी इंजीनियरिंग के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए कहता है कि ये चीज़ें गलत है, मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। फिर विंग ना उस डिज़ाइन को, और वो बिल्डिंग की ही डिज़ाइन थी, तो पहले जिस तरह से विंग उस पे काम कर रहा था उस डिज़ाइन को वो पूरा उलट देता है, और जैसे वास्तु के हिसाब से सही होना चाहिए, तो वो सब ना वांग जी को वो बताना स्टार्ट करता है। तो वांग जी इम्प्रेस्ड हो जाता है, कहता है तुम्हें सच में ये आता है विंग? तो विंग कहता है तो तुम्हें क्या लगा मैं हवा में बातें कर रहा था? मुझे ब्लूप्रिंट वगैरह बनाने नहीं आता, पर मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता हूँ, और मैंने अच्छी खासी इसकी पढ़ाई करी हुई है। चाइनीज़ वास्तु भी मुझे अच्छे से आता है, तो उसी हिसाब से हम काम करेंगे ना। और फिर वहाँ पे वो सभी डिज़ाइन्स उसे बताना स्टार्ट कर चुका था। तो वो दोनों रात के ऑलमोस्ट 1 बजे तक ना काम कर रहे होते। वांग जी काम करते-करते थक चुका था, और वो ऐसे अंगड़ाइयाँ लेते हुए सो जाता है। विंग इस प्रोजेक्ट को ना कंप्लीट कर देना चाहता था, इसलिए वांग जी के सो जाने के बाद विंग ना उस लैपटॉप के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि भूत को नींद थोड़ी आता है भाई। काम खत्म करने के बाद उसे सेव कर देता है। सेव करने के बाद लैपटॉप ऑफ कर देता है। तो 2:30 बज रहे थे और वांग जी सो रहा था। विंग वांग जी को ना सोफा पे ना चौले-चौले लिटा देता है, स्लीपर खोल करके, और उसके नीचे तकिया लगा करके, और वहीं पे बैठ करके उसको देख रहा होता है, और उसके फेस को ना ऐसे टच करते हुए कहता है काश कि मैं इंसान होता, तो शायद हमारी दुनिया अलग होती ना। वांग जी, तुम्हारे साथ रहते हुए मैं तुमसे इम्प्रेस्ड होता जा रहा हूँ, या यूँ कहूँ कि मैं अट्रैक्ट होता जा रहा हूँ। इतना बोल करके उसकी बॉडी के ऊपर हाथ चला रहा होता है और उसे देख रहा होता है। हालाँकि विंग के मन में कोई लस्ट की भावना कुछ नहीं थी, बस वांग जी की बॉडी उसे अट्रैक्ट कर रही थी। और वो कहता है सो जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहूँगा। इतना बोल करके, और जो हमारा विंग था वो दूसरे वाले सोफे पे जाके ऐसे लौट जाता है, क्योंकि वो तो सो ही नहीं सकता, और वो विंग को देख रहा होता है। फिर जब वांग जी को देख रहा होता है, वांग जी की जब मॉर्निंग में जाग होती है तो विंग अपनी आइज़ क्लोज़ कर लेता है, और सुबह का टाइम था तो वो सो जाता है। मॉर्निंग में वांग जी फटाक से उठते ही सबसे पहले तो लैपटॉप चेक करता है। इतने सारे डिज़ाइन्स थे तो बचे या गए, पर जब देखता है कि डिज़ाइन्स बचे हुए हैं तो वो ऊपर से पूरा डिज़ाइन कंप्लीट भी कर दिया था विंग ने। वो विंग को सोते हुए देखता है और कहता है भूत सोते हैं क्या? बट विंग तो मॉर्निंग में जाके सोया था ना, नाइट में तो वो सोते ही नहीं है। उसे आश्चर्य हो रहा था ये किस तरह का भूत है। और इतना बोल करके, और वो उठ करके और वॉशरूम वगैरह जाता है, फ्रेश होता है, नीचे आता है। विंग सो ही रहा है, बट फिर भी उसके लिए ना वो ब्रेकफास्ट की में सारी चीज़ें लेता है, सब कुछ लेता है, और फिर विंग के लिए सम्मान करता है और उसके लिए वहाँ पे प्लेट छोड़ देता है। बट फिर भी स्टिल वो कुछ नहीं खाता है। अब जियांगचिंग ना बहुत क्यूरियस था कि ऐसे करता है, प्लेट टच करके और फिर खाता है। तो जियांगचिंग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो वांग जी, तुम सम्मान करते हो क्या खाने को? तो वांग जी कह देता है क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? अ, सच कहो तो हाँ, मैं अपने बाबा और माँ के लिए खाने निकाल रहा हूँ। वांग जी झूठ बोल रहा है। तो वो कहता ओ अच्छा,
तो कहता तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, 1 प्लेट 2 प्लेट एक्स्ट्रा निकाल के रख देते हैं ना हम। तो कहता नहीं नहीं वो हो गया, मैंने कर लिया, अब आप खाओ। जंग जंग कहता अजीब बिहेव कर रहे हो तुम, सच में कोई ऊपरी साया वाया का असर तो नहीं है ना तुम्हारे ऊपर। तो वंग जी कहता क्या गा। तो कहता हाँ ठीक है मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर ना न्यूज में ना 2 डेड बॉडी की बातें चल रही थी ना, तो वांग जी भी देख रहा था कि किस तरीके से पेड़ से उल्टा लटका पड़ा था, देन एक का गला चोक हो गया था। लेकिन वांग जी ना देख पा रहा था कि उसके गले में ना वही सलिया हला हुआ है, बाकी कोई नहीं देख पा रहा था। वो सभी थिंग्स वो देख पा रहा था उस टीवी में। और उसके बाद वो डेड बॉडी जा रही थी पोस्टमार्टम के लिए। तो वांग जी समझ गया था कि कल इसी दोनों को वो खत्म करने के लिए चला गया था। लेकिन जब वांग जी ब्रेकफास्ट करके ऊपर आता है तो देखता है कि कमरे में विंग है ही नहीं, है ही नहीं। वो आश्चर्य में था और कहता है ये कहाँ चला गया। वहीं दूसरी तरफ विंग एक हाईवे पे खड़ा था और वेट कर रहा था। जैसे सामने से व्हाइट कलर की कार आती है, विंग अपनी फुल पावर लगाता है और उस कार को सीधे पलट देता है पानी में। और उसमें जो व्यक्ति था ना वो चला जाता है अंदर। ये वही व्यक्ति थे दो जो कि उसको उठा करके टेबल पर लाए थे। उसके हाथों को पकड़ा हुआ था, एक ने पैर ने पकड़ा हुआ था, और वो दोनों उसी में थे, और वो दोनों कपल्स थे, बॉयज एंड बॉयज। और उन दोनों को पानी में, कार पूरा लॉक्ड था, पानी में फेंक दिया, पानी में फेंक दिया, कार खुलेगी नहीं। पानी में डूबने की वजह से वो दोनों की उसमें डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट। और विंग ना खड़ा होकर के देख रहा था। फिर जब वो वापस लौट कर आता है तो वांग जी ना वहाँ से ऑफिस के लिए निकल चुका था। वो घर में देखता है कि उसके लिए खाना रखा हुआ है, उसको भूख भी लगी थी, वो वापस से बैठ करके खा लेता है। खाने के बाद और वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है, वहाँ के जगहों को देखता है, अपने बॉडी को वहाँ पे देखता है कि किस तरीके से कंकाल का ढांचा हो रखा है वो। और उसे रोना आ रहा था और वो सोचता है कि अब वो क्या करे ऐसा कि लोगों को पता चल जाए, बट तब तक नहीं जब तक कि उसका पूरा मकसद कंप्लीट ना हो जाए। फिर वो ऑफिस आ जाता है तो वांग जी अचानक से विंग को अपने सामने में देखकर चीख पड़ता है। क्रिस जो कि उसके लिए कॉफी लेकर आ रहा था, बेचारे के देह पे ही पूरा कॉफी गिर जाता है और वो गिर जाता है। वांग जी इधर चीख रहा है, इधर ये। तो फिर क्रिस अपने आप को संभालते हुए शर्ट को ना क्लीन करता है, हालांकि तमी जल गया था उसका। तो वो जल्दी जल्दी ना कोट को उतार कर और टिश्यू लेकर के क्लीन करते कहता सर क्या हुआ आपको, आप चीख क्यों रहे हैं। वांग जी हाँफते हुए कहता कुछ भी नहीं, तो तुम शर्ट शर्ट चेंज कर लो, मेरे पास है एक्स्ट्रा वो। विंग कहता है ओ तो तुम अपना शर्ट देने वाले हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा ये। वांग जी उसे देखते हुए कहता क्या मतलब है तुम्हारा कि पसंद नहीं आ रहा। और क्रिस देख रहा है कि सर ना सेल्फ टॉक कर रहा है। तो विंग कहता है वो तुम्हारा सेक्रेटरी है ना। वांग जी कहता है हाँ तो विंग कहता है हाँ तो इसे बाहर निकालो ना। वांग जी कहता है तुम अचानक से यहाँ क्या करने आ गए हो। हाँ क्रिस कहता है सर आप किससे बातें कर रहे हैं। क्रिस तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, जाके शर्ट ले लो, इतना बोल करके और वो चुप हो जाता है और दूसरी तरफ मुड़ जाता है। विंग ना उसके आगे आकर के दोनों कुर्सी के हैंडल्स नहीं होते उसको पकड़ के और वांग जी को घूर घूर के देख रहा होता है एकदम गुस्से में। तो विंग उसे धीरे से कहता है क्या कर रहे हो, मुझे डर लग रहा है, दूर हटो। तो विंग हट जाता है, कहता है उसे जल्दी बोलो जाने। तो वांग जी कहता है बोलता हूँ। क्रिस शर्ट लेकर के चेंज कर रहा होता है, कहता है सर क्या मैं दूसरी कॉफी ले आऊं। वांग जी कहता है पहले जाके फर्स्ट एड करो, फिर बाद में मेरे लिए चाय लेकर आना, समझे ना। तो वो कह देता है ओके सर। और फिर क्रिस कहता है थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे पता नहीं क्यों। तभी विंग ना टीवी ऑन कर देता, कहता देखो। फिर विंग जब देखता है तो क्रिस कॉफी लेके भी आ चुका था और कहता सर ये क्या हुआ। और फिर वो उन दोनों की डेड बॉडीज के नाम देखता था, कहता सर ये तो उन्हीं मर्डर में से दो दो है जिनका मैंने लिस्ट में नाम निकाला था, इतना सुनना हुआ ही था। तो वो हाँ करके विंग को देख रहा होता है और विंग ने एक ईविल स्माइल कर रहा होता है। वांग जी समझ गया था कि विंग ही इसका काम निपटा के आया होगा, सुबह सुबह गायब जो हुआ था। और विंग को ना तसल्ली मिल रही थी। विंग ना सोफा पे बैठ के आराम से पसर के न्यूज़ देख रहा था। अब विंग इधर कॉफी, वांग जी इधर कॉफी पी रहा है, केस वहाँ पे खड़ा है। फिर केस उसे समझाने लगता है और विंग आराम से उसे देख रहा था। उसके चले जाने के बाद विंग को मन नहीं लग रहा था, तो वो अपने हाथ से ना बार बार ना रिमोट चेंज कर रहा है। वांग जी को इरिटेशन हो रहा था, तो वांग जी आते कहता विंग ये क्या कर रहे हो तुम, क्यों चेंज कर रहे हो, एक काम करो ना, एक ही चैनल देखो ना। तो विंग कहता है मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। वांग जी कहता है भूत भी बोर होते हैं क्या। हाँ कहता हाँ तो हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है ना, और तुम ऑफिस में काम कर रहे हो। तो वांग जी कहता है मैं काम ना करूँ तो मैं क्या करूँ। तभी वहाँ पे एक लड़की ना हाँ करके वांग जी को देख रही थी, बेचारी साइन करवाने आई थी, उसका पोपट हो गया था। फिर विंग कहता है कोई एम्प्लॉय आई है, उसे जाके देख लो वरना लोग तुम्हें पागल कहेंगे, इतना बोल करके। और वो
वांग जी उस तरफ मुड़ता और कहता है हेलो, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो आती है और कहती सर एक्चुअली मैं इस पे साइन करवाने थे, बेचारी का मोह मोह कर दिया था। और वो आती है और उसको साइन करके दे देती है। उसके देने के बाद वो लड़की लंक लेके भागती है और विंग हंस रहा होता है। वांग जी कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। विंग कहता मुझे पता है मेरी वजह से हुआ, बट मैं क्या कर सकता हूँ। इतना बोल करके और वो वापस से टीवी देखने में लग जाता है। आज का दिन ऐसे ही बीत गया था। अब 3 दिन हो चुके थे, कल चौथा दिन था। चौथा दिन जो विंग था ना, वो वांग जी से कहता है कि एक क्लब है वहाँ पे चलो। तो वांग जी कहता है क्यों? वो कहता है क्योंकि तुम जाओगे तभी मैं जा सकता हूँ ना, क्योंकि मैं अकेले जाता हूँ तो मेरी पावर बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जाओ और सबसे पहले तुम मुझे अपना ब्लड दो। तो विंग कहता वांग जी कहता क्या मतलब तुम्हारा? कहता अरे मैं ड्रैकुला नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगा, थोड़ा सा ब्लड मुझे दे सकते हो ना तुम? तो वो कहता है थोड़ा सा। फिर वो पेन लेके अपने फिंगर्स में ये करता है, चुभोता है। तो वो विंग ना उसके फिंगर्स को लेकर सक करता है। सक कर लेने के बाद कहता है चलो। फिर वांग जी कहता है मुझे पता नहीं चल रहा तुम क्या कर रहे हो। फिर वांग जी और विंग दोनों क्लब के लिए निकल जाते हैं। एक स्टेंसन जो क्लब था जहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स में स्ट्रिपर्स का काम करते थे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिहायशी लोग ही आते थे। वो जब वहाँ पे आता है ना, तो वो था वही आर्किटेक्ट जिसने इस डिज़ाइंस को ना काट कूट के बराबर कर दिया था और बोला था कि नहीं तुम अपने काम से काम रखो। और उसका असिस्टेंट दोनों आया हुआ था, ड्रिंक कर रहा था। उसके आजू बाजू 2-3 लड़कियां थी जो उसके साथ हैंग आउट कर रही थी। विंग कहता है ये वही है। हंग जी उसने उसका नाम पढ़ा हुआ था और उसका बायो भी निकाला था। तो कहता है तो अब तुम इसके साथ क्या करने वाले हो? वो कहता है कुछ नहीं, तुम जाके उससे बात करो, मेरे बारे में पूछो, उसके बाद मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। इतना बोल करके और वो खड़ा हो जाता है। तो वांग जी कहता है आज यू श्योर कि मैं जाऊं? तो कहता है क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मेरी बदला लेने में मदद। मैं समझ गया, ठीक है मैं खुद ही जा रहा हूँ। वांग जी कहता है ठीक है ठीक है, मैं जाता हूँ। इतना बोल करके वो उसके पास जाके बैठ जाता है और कहता है हेलो। वो दोनों में इंट्रो होता है। अब इधर विंग क्या करता है, वो बाहर आ जाता है भाग के। उसी आर्किटेक्ट का जो कार था, उस कार का ना चारों पहिया पहले की पंचर, फिर पेट्रोल का टैंक निकाल देता और वो अंदर फिर आ जाता। यहाँ पे उन दोनों का थोड़ा सा इंट्रो हो गया था। फिर वांगजू से पूछता है कि मिस्टर वी भूषण को क्या आप जानते थे? आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे वो काम करता था। ये नाम सुनते ही जितना उन्होंने ड्रंक करा हुआ था सारे हवा में उड़ जाते। बेचारा होश में आ गया था। कहता क्या कहा तुमने? तो कहता वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अब उसे पता है कि उसको मार दिया, दीवार में चुनवा दिया, खत्म, काम खत्म, कहानी खत्म। तो वो कहाँ से आएगा मेरे से मिलने? तो वो हंसते हुए कहता मजाक कर रहे हो क्या? तो वांग जी कहता है वो सामने बैठा हुआ है। तो कहता है क्या उसकी आत्मा मुझसे मिलने आई है? यू नो व्हाट, वो तो वांग जी कहता है वो मर चुका है और तुमने अपने हाथों से मारा है। अब पता नहीं तुम्हारा क्या ही परिणाम होने वाला है। इतना बोलना हुआ था कि विंग उस आर्किटेक्ट के बॉडी में अपने आप ही प्रवेश कर जाता है। वांग जी देख रहा है। वांग जी उठता है एंड देन वापस से काउंटर बार पे जा करके ड्रिंक ऑर्डर करके वो पीना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि लगना चाहिए ना कि वो बस मीटिंग करने आया है, अगर बाद में चेकआउट होता है तो। अब जो हमारा विंग था वो उसके बॉडी में था, तो वो और उसका असिस्टेंट दोनों बाहर आते हैं, कार में बैठ जाते हैं। कार सेल्फ ड्राइव मोड पे ऑन कर देता है और कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे कार ड्राइव हो रहा था, वो कार जो था वो चलती जा रही थी। अब सिग्नल पे जैसे ही पकड़ती है वो कार, वांग विंग उस कार से बाहर आता है, ऊपर के तारों को ना तोड़ देता है, जो कि एक हाई वोल्टेज तार जाती है ना बिजली सप्लाई करने के लिए। और वो सिंगल वे में था, क्योंकि हाईवे में ऐसे तार नहीं होती है। तो वो सिंगल वे के रास्ते से जा रहा होता है और उस तार को तोड़ देता है और उसके कार के ऊपर गिरा देता है। पहले तो वो, फिर जो उसकी कार थी डिवाइडर पे पलटी मारती है। एक तो बिजली का झटका लगा था, उस वजह से वो पेट्रोल टैंक हट गया था, टायर पंचर था। वो कार ना ऑन द स्पॉट जल जाती है और वो आर्किटेक्ट और वो उसका असिस्टेंट दोनों उसी में स्वाहा हो चुके थे। विंग वापस से जब लौट के आता है तो वांग जी बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुका था। वांग जी को विंग संभालते हुए अपनी कार में लेकर के बिठा देता है और वो कार को सेल्फ ड्राइव कर रहा था। अब जितनी जगह से ये कार क्रॉस कर रही थी, जैसे रेड लाइट एरिया जो होती है, जैसे रेड लाइट होती थी ना तो कार रुकती है ना, अगल बगल के जितने भी जन थे, हालांकि कार से कुछ ज्यादा खास तो दिख नहीं रहा था, बट एक होता ना कि एक आदमी ने देख लिया कि कार के ड्राइवर सीट पे ना कोई भी नहीं बैठा हुआ है और कार अपने आप ही ड्राइव हो रही है। फिर वांग जी को लेकर के कार को लगा के देता है वहाँ, और वांग जी ड्राइव दंग था। फिर विंग ना उसको उठाता है
और उसको बाहर निकालता है और वो उसे आवाज़ लगाते हुए कहता है, वांग जी होश में आओ, हम घर आ गए हैं। वांग जी, वांग जी, वांग जी होश में आओ। और वांग जी ना हवा में ना ऐसे ना लटका हुआ था, दोनों हाथ लटके हुए थे और विंग ना उसको कंधे पर रखा हुआ था। क्रिस को चिंता हो रही थी कि वांग जी कहाँ चला गया है। उसने कॉल तक नहीं करा, उठाया भी नहीं, अचानक से ऑफिस से गायब हो गए। तो वो उसको ढूंढने के लिए घर आ रहा होता है और जब घर आता है तो देखता है कि विंग वांग जी ना दोनों हाथ ना उसके ना विंग पकड़े हुए थे, तो हवा में ऊपर की तरफ से उठा हुआ था और वांग जी का फेस नीचे झुका हुआ था और वो खड़ा था वहाँ। अब ऐसी हालत देख करके सोचो, मतलब यार फटेगी नहीं क्या। क्रिस की तो ऑलरेडी फट गई थी और वो कहता है, वांग जी सर, वांग जी सर। अब इनको समझ नहीं आ रहा यार, इसको उठाए कैसे, इतना ढंग करने की क्या ही जरूरत थी। तो फिर वो था ना उसके बॉडी को ना धीरे धीरे ना क्रिस की तरफ ला रहा था। क्रिस फटक से नीचे गिर जाता है, कहता है, वांग जी सर ये क्या कर रहे हो आप। अब हिंग लाते लाते उसके बॉडी के ऊपर उसको पटक देता है और कहता है, हाँ संभालो अपने बॉस को। और फिर क्रिस ना अपने वांग जी सर को ना इधर पलट देता है बगल में और कहता है, वांग जी सर, वांग जी सर, वांग जी सर। उसकी बात सुन करके अंदर से गार्ड सीचन और जंगजिंग सब आ गए थे। तो कहता है, क्या हुआ क्रिस, और वांग जी नीचे क्या कर रहा है। तो कहता है, मैंने देखा वांग जी सर हवा में लटके हुए थे, ऐसे लग रहा था जैसे कि उनकी बॉडी बेजान हो चुकी है। जंगजिंग कहता है, देखा मैंने कहा था ना कि कुछ तो गड़बड़ है उसके साथ। तो सीचन कहता है, बस करो, वो ड्रंकन हालत में है और शायद इसलिए। उठाओ इसको, उठा के वो लोग लाते हैं, सोफा पे पटक देते हैं। क्रिस की तो ऑलरेडी फटी हुई थी, ग्लास भी हाथ में कट कर 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 करके पकड़ा हुआ था वो। अरविंद कहता है, हाय कैसे कैसे नमूना पाल रखा है इसने। ऐसे बोलना तो मुझे चाहिए, मतलब देख के तो डर लगेगी ना, मैं तो रहता था चीख के मर जाता। हाँ अब एक्सपीरियंस कर रहा खुद भूत होने का। और इतना बोल करके वो भी बैठ जाता है। सब लोग के चले जाने के बाद जो हमारा वांगजी था वो अभी भी सोफा पे सोया हुआ था। विंग उसे उठाता बहुत, पर वो उठ नहीं रहा था। वांगजी ना मतलब घोड़े बेच के सो चुका था। विंग कहता है, हाँ, तुम्हारे चक्कर में मैं यहाँ नहीं सोने वाला, मैं जा रहा हूँ बेडरूम में। इतना बोल करके उसको वहीं छोड़ देता है, वो चला जाता है सोने के लिए। और सोच रहा था, ऑलमोस्ट सब मर गए हैं, अब बस तुम बचे हो और तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड, और कोई भी नहीं। इतना बोल करके और वो दांत पीस रहा होता है। अगले दिन 5वां दिन था। वांगजी 11 बजे उठता है और उसके सर में दर्द हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहा था। वो ऐसे पकड़ते पकड़ते ऊपर आता है तो विंग को देखते ही फिर चीख पड़ता है। घर वाले सारे भाग के आ गए थे और वांगजी बेहोश हो गया था। अब सबको पता ही नहीं चल रहा था कि ये मतलब चीखा क्यों, डर क्यों गया, वाटेवर क्या हो गया। और उसको फिर बेड पे लाके पटक देते हैं। डॉक्टर से दिखाया जाता है तो बोलते कि मतलब कि इसको ऐसे फोबिया टाइप से हो गया है, शायद इन्होंने कुछ ऐसा वैसा देख लिया होगा। होश में आने के बाद वांगजी से पूछा जाता है कि क्या हुआ है तुम्हें। वांगजी कह देता है, कुछ भी नहीं हुआ है। वो अचानक से ना मकड़ा मकड़ा देख लिया था तो वो चीख पड़ा था और वो भी इसके सामने में आके लटक रहा था। अब इसका ये साइट सुन करके थोड़े लोगों को अजीब तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मकड़ा देख लिया तो डर लग गया, वाटेवर जो भी है। तो इसलिए वो कहता है, मजाक चल रहा है क्या। कहता नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। आपको क्यों लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। इतना बोल करके और वो उसे देख रहा होता है। तो फिर वांगजी सबके भेजने के बाद विंग से कहता है, क्या सब मर गए। तो वो कहता है, हाँ ऑलमोस्ट, बस उस कंपनी का ओनर का बेटा बचा हुआ है और उसकी गर्लफ्रेंड बची हुई है। तो कहता गर्लफ्रेंड, कहते हाँ मेरा वीडियो बनाने वाली वही तो थी और बाकी सब ने तो मेरे साथ ये सभी कांड किए थे। और हाँ मैं चाहता हूँ कि मैं उसे कुत्ते की मौत मारूं, क्या तुम उसे कंस्ट्रक्शन साइट पे ला सकते हो। तो कहता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके आऊँ मैं उसे, बट अगर मैं लेके आऊँगा तो मुझे नहीं लगता कि वो, तो वो कहता है, हाँ ये तो है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम उसे लेकर के आओ। तो वांगजी कह देता है, ठीक है मैं उसे बुलाऊंगा बात करने के लिए, वैसे भी हमारी डील्स तो हुई है तो वो तो आ ही सकता है ना। इतना बोल करके वो आज का दिन मतलब रेस्ट करता है पूरा टाइम। विंग को ना वांगजी को देख करके थोड़ा रोना भी आ रहा था क्योंकि 7वें दिन वो चला जाता उसे छोड़ करके, तो उसे उसकी बहुत याद भी आती। बट फिर भी वो वहाँ पे बैठता है, अपने बारे में बहुत कुछ बताता है वांगजी को कि मैं ऐसे ऐसे स्कूल में पास आउट हुआ, मुझे सिविल इंजीनियर बनने का शौक था, मैं बहुत कुछ करना चाहता था, बहुत सारी इमारतें बनाना चाहता था, लेकिन मैं अपनी लाइफ में कर नहीं पाया। इस बात का मुझे बहुत रिग्रेट है और अभी मैं जीवन और मृत्यु के बीच में फंसा हुआ हूँ और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मेरी मौत इतनी फटे हाल हाल में हुई है कि शायद से मेरी आत्मा न जाने कब तक भटकती रहेगी।
तो वांग जी कह देता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी आत्मा को ना वहां से क्लियर कराऊंगा, समझे तुम। और इतना बोल करके और वो जो था ना उसको सांत्वना कर रहा होता है। अगले दिन, अब छठा दिन था ये। वंग जी सुबह सुबह मॉर्निंग में उठता है, ब्रेकफास्ट वगैरह करता है। विंग के लिए भी वो ब्रेकफास्ट अम्मन करके निकाल देता है। फिर विंग और वांग जी क्रिस सब आते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। उसने क्रिस को बोल दिया था कि वेंचो को बोलो कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पे आके मिले। अब उसे पता है कि वो जहाँ भी आएगी तो उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ में ही आएगी। तो वेंचो और साथ में वांग लिंगजाओ दोनों आई हुई थी। वांग लिंगजाओ को ना वीडियोग्राफिंग करना बहुत पसंद था। वो वापस आते ही कार से उतरते कहती बेबी देखो पूरे 3 साल बाद हम वापस यहाँ आ गए हैं। तो कहती बस करो, जिक्र मत करो तुम, 3 साल का। वैसे भी मैं जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग को ना क्लियर करना चाहता हूँ और बीच के हटना चाहता हूँ, और हम फौरन जाने वाले हैं, तुम्हें पता है ना। वांग लिंगजाओ कहती बेबी मुझे थोड़ा सा तो वीडियोग्राफिंग करने दो ना प्लीज। तो कहता है नहीं। पर वांग लिंगजाओ कहती है ठीक है, और वांग लिंगजाओ उसके पीछे पीछे आ रही होती है। बट फिर भी अपना फोन निकाल कर ना वो इधर उधर जैसे एक देर से खींचती है ना, सामने विंग को देख करके सीधे चीखते हुए ना ईंटे के ढेर पे गिर जाती है। तो उसका फोन छूट जाता है उधर ही, और वो चीख पड़ती है। तो विंचो कहता है कहा था ना मैंने ध्यान से चलना, गिर गई ना तुम। हाँ, वांग लिंगजाओ बोलने वाले थे कि मैंने किसी को देखा, बट उसके मुंह से आवाज ही नहीं आ रही थी, और उसके हाथ भी छिल गए थे। वांग लिंगजाओ के हाथों को और उसको, क्योंकि विंचो वांग लिंगजाओ से बहुत प्यार करता था, ऐसा नहीं था कि नहीं करता था। तो उसके हाथों को अच्छे से क्लीन व्लीन करते हुए उसे उठाता और कहता चलो मेरे साथ अब अच्छे से। फिर उसको पकड़ के लेके ऊपर आता है। उसके पैर थोड़े से मुड़ गए थे। तो वांग जी कहता है मिस मिल लिंजाओ आपको क्या हुआ। तो वांग लिंगजाओ कहती है नथिंग, मैं वो ईंटे पे गिर गई थी तो थोड़े से मोच आ गए हैं। तो वांग जी कहता ओ ध्यान से चलना चाहिए था ना। इतना बोल करके और वांग जी ना उसी बी सेक्शन एरिया को ना दिखाना स्टार्ट करता है कि ये सभी चीजें तो ठीक बनवाई हैं आपने, पर ये कंस्ट्रक्शन का ये एरिया मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ, ये सीढ़ी वगैरह हटाना चाहता हूँ। तो वेंचाओ कह देता है कि आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप करिए, हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो जो हमारा वांग जी था ना वो बात करते करते ना उसे सीईओ वाले कैबिन में ना लेकर आता है। वेंचाओ को डर भी लग रहा था कि वहाँ क्यों लेके जा रहा है उसको, बट फिर भी वांग लिंगजाओ ना उसके हाथ को ना कस के पकड़ी हुई थी, और जो वेंचा था ना उसको धीरे धीरे वो कर रहा था। तो वांग जाते हुए कहता है आपको ये कैबिन याद तो होगा ना। तो वांग लिंगजाओ कहती क्या मतलब तुम्हारा। कहता है यहाँ पे एक टेबल था, इस टेबल के ऊपर 7 जन ने, एक बॉयज के साथ में 6 जन थे, और सातवां शायद एक गर्ल थी जिसने वीडियोग्राफी करी थी, और उस बॉयज के साथ में कुछ तो गलत हुआ था ना, है ना। इतना सुनना हुआ ही था। तो वांग लिंगजाओ कहती है तुम्हें कैसे पता। हाँ, वांग जी कहता है आपको पता है कर्मा रिपीट होता है, इतना सुनना हुआ ही था। तो वेंचा कहता क्या कहना चाहते हो तुम। वांग जी कहता है उस दीवार के भीतर किसी की डेड बॉडी है, उसने कहा कि वो तुम्हें मारना चाहता है, मैंने बस उसका काम किया है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं। इतना बोलना हुआ ही था। तो वेंचा कहता क्या बकवास कर रहे हो तुम। वांग जी को तो ऑलरेडी बहुत गुस्सा आया हुआ था, उसको 2-3 पंच धर देता है और कहता क्या मैं बकवास कर रहा हूँ, मैं बकवास कर रहा हूँ। तभी विंग ना एकदम पूरा वो ब्लैक हो गया था। पहले तो विंग नॉर्मल नॉर्मल आता था वांग जी के सामने में, पर अभी जो विंग था ना उसका रौद्र रूप देखने को मिल रहा था। वो पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया एकदम काले बादल से भर गया था, एकदम बिजली कड़क रही थी। वांग लिंगजाओ के ड्रेसेस ना हवा में उड़ रहे थे, और उसके बाल वाल सब बिखरे पड़े थे। वांग लिंगजाओ को टांग को खींचता है, और वो सीधे जब गिरती है उसके सर ना फट जाता है, नीचे ईंट गिरी हुई थी इस वजह से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एरिया था पूरा खाली था, इधर बोरा इधर वो सब कुछ खाली था। सर फट जाता है और वो बस देख रहे थे सीलिंग की ओर। विंग उसकी बॉडी को उठाता है और सीधे फेंकता है बीच वाले खंबे की तरफ से। फिर से उसका सर फटता है और वो वहीं पे ढेर। वहीं दूसरी तरफ जो वेंचा था ना वो चीखते हुए कहता कौन है कौन है, और वो वांग जी से पूछ रहा कौन है यहाँ पे। तो वो कहता है ये वही है जिसके साथ तुमने इतना बुरा किया, और इतना बोलना हुआ ही था। तो जो वेंचा था वो जैसे पीछे देखता है, 2 आईज जिसकी आई से ब्लड आ रहे थे, टमी से ब्लड आ रहा था, वो सलिया जो घुसा हुआ था वो था, और उसका कपड़ा पूरे रेड ब्लैक से भरा हुआ था। वो बहुत बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा था। वेंचा चीखता है और उसके गले की ब्लॉकेज हो जाती है और आवाज खत्म। उसके आगे वो चीख ही नहीं पा रहा था, वो नीचे बैठ करके पीछे जाने लगता है, और वो वांगजी से हेल्प की भीख मांग रहा था, पर वांगजी उसकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करता है। विंग
उस सलिया को निकालता है और उसके टमी में वो घोंप देता है। घोंपने के साथ ही उसके पास आते हुए कहता है, मुझे इसी तरीके से मार डाला था ना तुमने। जो वक्त अपना इंतकाम लेती है तो बहुत बुरा लेती है। तुम्हें पता है, किसी के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? हाँ, क्या बिगाड़ा था बोलो, कि मेरे साथ इतना गलत किया? क्यों किया इतना बोल करके। और वहां पे जो बोरा वगैरह था ना, वो लेता है, उसके मुंह में घुसा देता है, सीमेंट वाला ही था, और उसको पकड़े हुए था तब तक कि वो दम हाँफने न लगे एकदम। आधा मरा करके छोड़ने के बाद वो निकालता है और सलिया सही थी, उसको कंस्ट्रक्शन के नीचे लटका देता है। अब वो जो था उसको लटकाए हुए था और नीचे फेंकने के बिराक में था। सोचो यार, 53 बिल्डिंग्स उसके नीचे जाता, उसका चीथड़े उड़ जाते। तो वो लटका के रखा हुआ था। वेंचा ना ऐसे घगया कर बोल रहा था कि मतलब लाइक मुझे मत मारो, छोड़ दो, ये करो वो करो। तो वांगजी को ना दया आ जाती है और वांगजी विंग के पास आते हुए कहता है, विंग ये क्या कर रहे हो? इतना सब कुछ तो कर ही दिया है, छोड़ दो, कम से कम उसे जिंदा तो रहने दो। वैसे भी इसकी गर्लफ्रेंड मर गई है तो वो पश्चाताप कर लेगा ना। विंग चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, इसने मुझे जान से मारा, दीवार के अंदर चुनवा दिया, और तुम कह रहे कि मैं इसे छोड़ दूं? मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं? वांगजी कहता, प्लीज विंग मेरी बात सुनो। विंग इतने गुस्से में था कि वो भूल गया था कि वो अपने बाबर्स को इतना ज्यादा यूज नहीं कर सकता है। वो वांगजी को धक्का देता है ना। वांगजी सामने वाले पिलर से, जिस पिलर से ना वांग लिंगजाओ टकराई थी, उस पिलर से सीधे मतलब फिकता है, जैसे कि कैसे हवा में बॉल उछाल दी जाती है, ऐसे फिकता है विंग उसको। और फिकने के साथ ही जैसे वेन चाओ को जैसे विंग में लटका के रखा हुआ था, तो वो टक्कर लगते ही सीधे बाहर फिक जाता है। सीमेंट के बोरा पे जाकर के वो 53 बिल्डिंग से नीचे गिरा था वांगजी। वांगजी नीचे गिर जाता है। विंग जब ये देखता है, वो सॉफ्ट, वो वेन चाओ के हाथ को छोड़ देता है और वेन चाओ जो नीचे गिरता है, नीचे जो वो नहीं होती मशीन जिससे सीमेंट बालू मिलाया जाता है, उसके अंदर सीधे जाकर के वो गिरा था और वो वहां पे ऑन द स्पॉट मर जाता है। विंग की सोल नीचे आती है और वो वांगजी को बचाने के लिए उसे गोद में उठाती है और उसे सड़क के साइड लेकर के आती है। जब उसे गोद में देखता है क्रिस, उसको चक्कर आके बेहोश हो गया था, पर उसे हॉस्पिटल लाना था। वो क्रिस को भी कार में डालता है, वांगजी को डालता है, कार सेल्फ ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल लाता है, हॉर्न बजाता है बहुत जोर से। सारे लोग बाहर आते हैं। क्रिस और जो था वो वांगजी को हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है और विंग वो रो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था। वो चाहता था कि वांगजी बच जाए। हालांकि दोनों को ओटी के अंदर ले गया था और वांगजी को सब जानते थे। और क्रिस को ना थोड़ा देर में होश आ गया था, तो वो कॉल कर देता है सीचेन को और अंकल को, जांगचिंग सब आ गए हुए थे हॉस्पिटल। अब इधर जो हमारा विंग था ना, वो भागते हुए उसी लेडीज के पास जाता है जहाँ पे वांगजी ना गया हुआ था विंग से पीछा छुड़ाने के लिए। और उसके पास जाते ही वो बैठ जाता है और कहता है, मैं क्या करूँ, मेरी गलती की वजह से वांगजी वो ऑपरेशन थिएटर रूम में है, अगर वो मर गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो वो लेडी कहती है, ये उसकी किस्मत थी, क्योंकि उसने तुम्हें बचाया अपने ब्लड से। तो तुम दोनों का एक तरह से देखा जाए तो बॉन्ड बन गया है। अगर वो इस तरह से नहीं मरता तो वो शायद किसी और तरीके से मर जाता। तो विंग कहता नहीं, वो मर नहीं सकता। तो वो लेडी कहती है, वैसे भी 12 बजे के बाद 7वां दिन चढ़ेगा और उसके बाद तुम्हारी पावर खत्म हो जाएगी जो मैंने तुम्हें दी है। तो तुम या तो इस दुनिया को छोड़कर चले जाओ या फिर एक सोल की तरह पूरी लाइफ के लिए भटकते रह जाओ, और तुम्हारी जो पॉजिटिव साइड की सोल है वो तुम उसे दे दो, और उसके साथ एक नेगेटिव साये की तरह जिंदगी भर रह सकते हो, तब तक जब तक कि वो इस दुनिया को छोड़ के ना चला जाए। तो शायद तुम्हारे बंधन कट जाए और किसी और जन्म में अगर पैदा हो तो तुम शायद मिल सकते हो। इतना सुनना हुआ है। तो विंग कहता है कि मतलब कि आज तक मैंने जितना अच्छा किया है वो सारे चीजें मैं उसे लौटा दूं, तब जाके उसकी सोल वापस आ जाएगी। तो कहती, यही कर्मा होता है, और तुमने जितनी भी बुराइयां की है उसका पश्चाताप तुम्हें हर मंथ को अमावस्या के रात में करना पड़ेगा। वो तुम्हें दर्द सहना पड़ेगा, वो सब कुछ। वो रात तुम्हारे लिए काली रात होगी। विंग कहता है, मुझे मंजूर है, बस आप वांगजी को ठीक कर दीजिए। फिर उसके पास जितने भी गार्जियन एंजल के तौर पे पावर दिया गया था वो सारा पावर वो ले लेती हैं, और उसके पास जितनी भी अच्छाई की पावर्स थी, जितने भी हम अच्छे कर्म करते हैं तो वो एक लेखा जोखा बनता है ना, वो सारी चीजों को जोड़ करके, और वो जो लेडी थी वो वांगजी के सोल में ट्रांसफर कर देती है। और विंग 1 महीने के लिए अंधकार में चला गया था, क्योंकि उसे अपनी
बुरे नेगेटिव कर्मों का भुगतान करना था। वो ऐसी जगह पे कैद हो चुका था, हालांकि था वो उसी बिल्डिंग में, उसी जगह पे, लेकिन अलग डायमेंशन में पहुंच गया था। हर 1 महीने तक वो वांगजी को देख नहीं सकता था, मिल नहीं सकता था, उसको तो अब छू भी नहीं सकता था। अब इधर वांगजी वो कोटी में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। जीवन की जो डोर टेढ़ी टेढ़ी चलती रहती है वो सीधी हो चुकी थी, पर जैसे ही विंग ने अपना कर्मा उसे दिया, उसकी डोर वापस आ गई, सांसें वापस लौट आई, और डॉक्टर ने तो ऑलमोस्ट उम्मीद खो ही दी थी। ये एक मिरेकल से कम नहीं था। वांगजी को आखिरी बार देखने के बाद विंग वापस वहीं चला जाता है जहाँ पे उसकी बॉडी दफन थी, और फिर अपनी आत्मा भोगने के लिए वो तैयार था। वो ऐसी आत्मा होती है जहाँ पे आपको इतने सारे स्लेसेस लगाए जाते हैं कि आपकी रूह तक कांप जाए और आप ना इंसान बनने के लायक रहते हो, ना रूह में तब्दील हो पाते हो। हर्विंग उस यातना को 1 मंथ तक झेलने वाला था, रोज तिल तिल कर मरने वाला था या जिंदा रहने वाला था, उसे खुद नहीं पता। अगर उसने अपनी आत्मा खो दी, उसे दूसरा शरीर कभी नहीं मिलेगा, इवन वो कभी वांगजी को देख भी नहीं पाएगा। इसी सब को सोचते हुए विंग बस उस अंधेरे में बैठा हुआ था जहाँ पे उसे सजा देने के लिए आते हैं, और उसे कहा जाता है कि क्या तुम सजा लेने के लिए तैयार हो। विंग के अंदर न जाने कौन सा कॉन्फिडेंस का अंबार आता है, कहता है हाँ, और अपने मन में कहता है वो, क्योंकि मुझे वांगजी को देखना है, मुझे बस उसे देखना है। मैं उसे बता देना चाहता हूँ कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। हाँ, ये अजीब है कि एक भूत एक इंसान का रिश्ता नहीं होता, बट कम से कम मैं उसे दूर से देख के खुश तो रह सकता हूँ ना। मुझे भी खुश रहने का हक है। मेरी डेथ इतनी बुरी क्यों हुई मुझे नहीं पता, बट हक तो है ना। ये सोचकर विंग ना उस यातना को लेने के लिए तैयार हो जाता है, और वो झेलना शुरू करता है वो स्लैसेस जहाँ पे बिजली से भी तेज झटके लगते हैं, ऐसे बिजली के झटके की बॉडी को आर पार चीर दे, पर फिर भी वो तो सोल थी। अब इधर वांगजी का इलाज होना स्टार्ट होता है। वांगजी को कोमा में चले गए हुए थे, 10 दिन हो गया था, और वांगजी ना वो सभी चीज़ें ना अपने माइंड में रिपीट करता था कि कैसे विंग को लास्ट टाइम वो बचाने के लिए, रोकने के लिए गया, पर विंग ने क्या करा, वो सभी थिंग्स। ऊपर से वो महसूस करना चाहता था विंग की वॉइस को, क्योंकि भले वो कोमा में है पर सुनाई तो देता है ना। पर इतने दिनों में विंग ने एक बार भी उससे मिलने नहीं आया था, आ ही नहीं सकता था, तो वो उसकी वॉइस को ना सुनना चाहता था, पर वहाँ पे वो नहीं था। अब वहाँ पे सीचेन, जांगचेंग अंकल, क्रिस सब आते थे, सब बातें करते थे, सब कुछ होता था, लेकिन वो विंग को ना मिस कर रहा था, वो भी ना जाने क्यों, पर मिस कर रहा था। ऐसे करते हुए पूरे 1 मंथ हो जाते हैं, और जो हमारा वांगजी था फर्स्ट टाइम अपनी आईज ओपन करता है। वो सभी चीज़ों को देख रहा था, हर चीज़ रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहा था, बट वो नहीं कर पा रहा था। उसे अपने पैरों में जान नहीं लग रही थी। वो लग रहा था कि जैसे कि एक बेजान बॉडी हो गया है। क्रिस आते हुए कहता, सर आपको होश आ गया। वो अपने हाथ भी नहीं हिला पा रहा था। डॉक्टर आते हैं, उसको ना चेकआउट करते हुए कहते हैं, मुबारक हो मिस्टर लैन वांगजी, आप होश में आ गए। फिर सीचन आता है, वांगजी की हालत देखता है और वो रो रहा होता है। वांगजी को स्टिल नहीं पता कि उसे क्या हुआ है। वांगजी धीरे से कहता है, का आप रो क्यों रहे हैं। हाँ, सीचन कहते हैं, वांगजी गनीमत है कि तुम बच गए, हम उस कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा देंगे, हम वो मनहूस जगह है और हमें वहाँ पे नहीं काम करवाना। वांगजी कहता है, बट हुआ क्या है आप मुझे बताएंगे। तो कहता है, तुम्हें पता है तुम 53 बिल्डिंग से नीचे गिरे थे, तुम्हारे पैर दोनों फ्रैक्चर हो गए हैं, किसी काम के नहीं है, और तुम्हारी एक हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है। वांगजी, तुम्हारे दोनों पैर को हम ट्रांसप्लांट करेंगे, तभी शायद जाकर तुम चल सकते हो, नहीं तो तुम्हें पूरी लाइफ व्हील चेयर पे बैठे रहना होगा। वांगजी जब ये सुनता है वो सदमे में चला गया था। हालांकि उसे फर्क नहीं पड़ता इन सभी चीज़ों से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो विंग को मिस कर रहा था। उसकी आंखें पीछे आगे देख रही थी कि शायद वो विंग को देख ले। वांगजी धीरे से कहता है, वो कहाँ है। तो सीजन कहते हैं, कौन कहाँ है। वांगजी धीरे धीरे करके ना सब कुछ बताना स्टार्ट करता है कि कैसे वो क्योंकि अभी विंग नहीं था, इसलिए वांगजी बता पा रहा था। कंस्ट्रक्शन साइट पे गया, उसका हाथ उस दीवार पे लग गया, ब्लड लगने की वजह से वो बॉडी जाग गई, और ये सभी थिंग्स। तो सीचन कहता, क्या तुम मजाक कर रहे हो। वांगजी कहता है, का मुझे कंस्ट्रक्शन साइट ले चलिए प्लीज, वो वहाँ क्या कैद हो गया होगा, मुझे उसे आज़ाद कराना है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि एक ऐसी आत्मा जो कि भूत है, उसके साथ आपके संबंध थोड़े
ऐसे हो तो लोग आपको पागल ही कहेंगे। पर प्लीज, बहुत मिन्नत करने के बाद सीचेन वांग जी को व्हील चेयर पे डालता है, डॉक्टर से परमिशन लेता है कि वो उसे वापस तुरंत लेके आ जाएगा। फिर यांग चेंग, सीचेन, क्रिस तीनों उस कंस्ट्रक्शन साइट पे ऊपर उसी जगह आते हैं। वांग जी ना उस नेगेटिविटी को ना फील कर पा रहा था कि कितना अंधेरा है यहाँ। सीजन और इन सभी के लिए ना ये सभी चीजें ना नॉर्मल थी, जैसे कि एक बिल्डिंग है, पूरा जगह खाली है, बाहर का व्यू जो सामान वगैरह रखा हुआ है वो, और भीतर में जो सामान सब ऐसे बिखरा पड़ा है वो। पर वांग जी उस नेगेटिविटी को फील कर पा रहा था। पूरा एक ब्लैक होल है जहाँ पे अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके सोल से कनेक्ट हो चुकी थी। दैट्स वाई। तो वो क्रिस से कहता है, क्रिस मैं तो चल नहीं सकता, मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं, बस मैं बोल सकता हूँ, मेरा यकीन करते हो। हालांकि क्रिस को यकीन नहीं था, फिर भी वो वांग जी का मन रखने के लिए हाँ में सर हिला देता है। क्रिस मुस्कुरा देता है और कहता है, तो क्या ऐसे लेबर को बुलाओगे जो इसको तोड़ेगा? तो वो बुलवाता है, फिर उसको इस दीवार को तोड़ने को बोलता है। जब दीवार तोड़ी जाती है तो वहां से हड्डियों का पूरा ढांचा निकलता है, और वो सलिया लगा हुआ बॉडी भी निकलता है। जब ये सारी चीजें देखते हैं लोग तो शॉक्ड हो गए थे। सीचन को, जांगचेन को और क्रिस को बिलीव तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, बट फिर भी जब वो सच में अपने सामने इन चीजों को देखते हैं, वो शॉक हो गया था। वांग जी उन सभी दृश्यों को देख करके बहुत ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि सामने में विंग की सोल खड़ी थी और वो बिल्कुल सही सलामत थी। वांग जी रोते हुए कहता है, तुम कहाँ चले गए थे विंग? विंग कहता है, बस कहीं नहीं, यहीं पे फंस गया था, मुझे लगा नहीं था कि दोबारा आकर मुझे निकालोगे वांग जी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो वांग जी कहता है, मेरे साथ रहोगे ना, और मेरे साथ चलो यहाँ से। तो विंग कहता है, मैं तुम्हें छू नहीं पाऊंगा वांग जी। वांग जी कहता है, मुझे मत छूना, मेरे सामने तो रह सकते हो ना। विंग कुछ नहीं कहता उस वक्त, और वो चुपचाप वहां पे खड़ा रहता है। फिर वांग जी कहता है, कगा इसके मॉम डैड मेंटल असाइलम में है, क्या आप उन्हें बुला देंगे? सीचन कहते हैं, वांग जी एक बात बोलूं, मेरा मन तो नहीं कर रहा कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूं, बट सामने जो डेड बॉडी और जिस तरह का स्ट्रक्चर तुमने बताया था हमें, और ये हड्डियों का ढांचा हमें मिला है, कहीं ना कहीं रिलेट तो हो रहा है। मैं अपने सेक्रेटरी को कॉल करता हूँ। फिर वो लेले को कॉल करता है और कहता है कि पता लगाओ, इस मेंटल असाइलम में 2 लोग हैं जो चोंचिंग से हैं। फिर 2 घंटे बाद वहाँ पे उसकी मॉम डैड को लाया जाता है। हालाँकि उसके मॉम डैड ना पागल नहीं थे, पर दवाई और वो इलेक्ट्रिक शॉट वगैरह दे करके उन्हें पागल कर दिया गया था। पर जब वहाँ आते हैं ना और अपने बेटे की डेड बॉडी को देखते हैं, तो सीचन कहते हैं, पता है ये आपका बेटा है विंग। विंग नाम सुनते ही ना उनके मम्मी पापा रोने लगते हैं, फूट फूट कर रोने लगते हैं। और वो रोते रोते कहते, मेरे बेटे के साथ गलत किया उन लोगों ने, बहुत बहुत गलत किया, बहुत गलत। मेरे बेटे को मुझे लौटाया भी नहीं, मैंने अपने बेटे को आखिरी वक्त में देखा भी नहीं। मेरा बेटा मुझे मुझे छोड़कर चला गया। मैंने कहा था कि इस कंपनी के साथ काम ना करे, बट उसने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुना? अगर सुना होता तो आज जिंदा होता। क्या माता पिता कभी किसी के लिए बुरा सोचते हैं? मैंने कहा था ये जॉब छोड़ देने के लिए वो लोग बुरे हैं। मेरा बेटा एक मन से बहुत परेशान था, पर उसने जॉब नहीं छोड़ी और अपनी जान गंवा दी। आखिरकार उस डेड बॉडी को शिनाख्त करना था। उस हड्डियों का हर एक टुकड़े को उठाया जाता है, ग्रेवयार्ड की तरफ जाता। वांग जी खुद गया था। विंग के सारे डेड बॉडी को, हड्डियों को, सिर्फ हड्डियां ही बची थी, पूरे सम्मान के साथ में दफनाया जाता। उसके माता पिता दफनाते हैं, जिन हाथों से पैदा करके बड़ा किया था, पाल पोस करके, उन्हीं हाथों से। गाइस मुझे बहुत रोना आ रहा है। उन्हीं हाथों से अपने बेटे को वापस से मिट्टी में दफनाना कितना दुख का बात है ना। तो उनके मॉम डैड ना उन्हें वहाँ पे दफना देते हैं और वहाँ पे बैठ के रोना स्टार्ट कर देते हैं, जस्ट बिकॉज अपने इकलौते बेटे को उन्होंने खो दिया, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा बच्चा नहीं था। और वो बस दुआ कर रहे थे कि अगले जन्म तुम इतने अच्छे फैमिली में आना कि कोई तुम्हें वो रोक ना सके, टोक ना सके, तुम्हारी पावर्स बहुत ज़्यादा हो, तुम्हारे जितने भी गुनहगार हैं उन सबको सजा मिले। ये कहते हुए उनकी जो मॉम डैड थे ना, अपने बेटे को आखिरी विदाई देते हैं। पर उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी की
जो बंधन है वो बंधा हुआ है एक व्हील चेयर पे बैठे हुए इंसान के साथ में। जब तक वो नहीं मरता उसकी सोल इस 3D वर्ल्ड से, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ऊपर किसी भी डायमेंशन में नहीं जा सकती है। वो फंस जाएगा, अगर जाएगा तो उसे रहना होगा वांगजी के लिए। सब कुछ हो जाने के बाद वांगजी जब घर आता है तो उसके अंकल पूछते हैं तो सारी बात वो बता देता है, जो कुछ भी हुआ था वो मर्डर्स वगैरह जितने भी हुए थे। हालांकि उसे एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता था, पर वो बता देता है कि उसी सोल ने ये सब कुछ करा। हालांकि सब सुनने के बाद सबकी बॉडी में गूज बम्स भरा हुआ था और विंग भी स्टिल वहाँ पे था, जो कि सिर्फ वांगजी देख पा रहा था। तो अंकल कहते हैं क्या वो यहाँ है? वांगजी जानता था कि अगर वो बोलेगा तो फैमिली वालों के मन में दहशत हो जाएगी, इसलिए वो कह देता है कि नहीं, वो यहाँ नहीं है, वो चला गया मुझे छोड़कर। और इतना बोल करके वो विंग को देख रहा होता है। तो जांग जंग को डाउट हो रहा था पर वो कुछ कहता नहीं है। उसके बाद अंकल कहते हैं तो अब तुम्हारा हम क्या करें वांगजी? वांगजी कहता है अंकल कहीं ना कहीं मैं उससे अटैच्ड हो गया हूँ, मैं बस उसकी यादों के सहारे रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ आप सबके साथ, पर एक क्रिपल से कोई भी इंसान शादी नहीं करता। अगर कोई करेगा भी तो वो परेशान हो जाएगा। अंकल क्या चाहते हो आप? मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, मेरा गर्दन टेढ़ा है, मैं सीधे सीधे बात भी नहीं कर सकता देख करके। आपको लगता है कि मैं शादी करूंगा तो सभी चीज़ें सही हो जाएगी? अंकल कहते हैं नहीं, बट अब तुमने क्या सोचा है? तो वांगजी कहता है मुझे उस बिल्डिंग को बनाना है जैसा कि मैंने तय किया था, सारे काम वापस से रीस्टार्ट करने हैं, स्टैब्लिश्ड करना है सब कुछ। और उस रूम में मुझे उसके लिए एक एक इंसेस्टर की जगह देनी है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। सभी उसके बात से सहमत हो गए थे एंड देन वांगजी के देख रेख में वो बिल्डिंग क्रिस निर्माण कराना स्टार्ट कराता है और वहाँ पे काम करना स्टार्ट हो गया था। वांगजी के साथ विंग हमेशा रहता था, लेकिन विंग कभी वांगजी को छू नहीं सकता था और विंग कभी भी वांगजी के पास आने की कोशिश भी नहीं करता था। 4-5 दिन हो चुके थे कंस्ट्रक्शन साइट को ओपन करा हुआ और सभी के लोग काम कर, हालांकि डर और दहशत दोनों था, बट पैसों के दम पे तो सारे काम होते ही हैं। तो काम स्टार्ट हो चुका था। वांगजी जब घर आता है तो विंग उसके कमरे में बैठा हुआ था सर झुका करके। तो वांगजी उसे कहता है मैं जानता हूँ कि तुम दुखी हो कि मुझे छू करके मुझे डरा नहीं सकती हो, पर ऐसे बैठा मत रहा करो, सच में मुझे डर लगता है। जांगचेंग जो कि वांगजी को बुलाने आया था वो डोर लग के सारी बात सुन रहा था। विंग कहता है तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? अगर किसी को पता चल गया तो? वांगजी कहता है अगर किसी को पता चल गया तो क्या करूँ? मैं थोड़ी बता सकता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। मैं ये थोड़ी बता सकता हूँ कि मुझे क्यूट भूत से लगाव हो गया था जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। मैं ये तो नहीं बता सकता ना कि वो मुझे छू नहीं सकता पर मेरे साथ 24 घंटे रहता है। हाँ, जांग चेंग शॉक्ड हो गया था बट फिर भी वो सुन रहा था। विंग कहता है तो तुम्हें बुरा नहीं लगता कि मैं बिना छुए तुम्हारे साथ हूँ? वांगजी कहता है कभी कभी रिश्ते में ना फिजिकल जरूरी फिजिकल होना जरूरी नहीं है, रूह से रूह तक उतर जाना और किसी का साथ पाना वो काफी होता है ना। ऐसे भी मैं क्रिपल हूँ, क्या करूँगा तुम्हें पा करके? हम्म? विंग हंसने लगता है तो वांगजी को एक सुकून, एक राहत मिल रहा था और वो कहता है तो तुम्हारा क्या हुआ? विंग कहता है कुछ नहीं, ठीक ही था, मेरी पावर्स चली गई हैं, मुझे हर अमावस्या के दिन। और इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। तो वांगजी कहता है क्या बहुत दर्दनाक होता है? विंग कहता है इतना भी नहीं, बट थोड़ा बहुत। तो वांगजी कहता है क्या तुम मेरे साथ रहोगे विंग? विंग ये नहीं कहता कि विंग कहता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। एक बात बोलूं वांगजी, अजीब है, भूत कभी किसी को पसंद नहीं करते और अगर करते हैं तो उसे अपने साथ ले जाते हैं, उसे मारकर उसकी बॉडी को छोड़ के उसकी आत्मा को ले जाते हैं। फिर अपने मन में कहता है पर मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि जो अपनी पॉजिटिव एनर्जी तुम्हें दी है और नेगेटिविटी मुझे काटना है। फिर विंग कहता है मेरी गार्जियन एंजल आई मीन कि उन लेडी ने कहा है जितने साल की तुम्हारी एज है ना उतने साल तक मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। वांगजी कहता है क्या सच में? विंग हाँ में सर हिला देता है। वांगजी कहता है मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें गले लगा लूँ और छूमूं। तो विंग कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता, बस मैं तुम्हें देख सकता हूँ।
वांग जी कहता है इतना ही काफ़ी है। इतना बोलकर उसके पास आता है और उसकी आंखों में देखने के लिए उसे कहता है। विंग और वांग जी एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और वांग जी कहता है तुम्हारा साथ होना ही काफ़ी है विंग। मुझे खुशी है कि तुम्हारा सारा बदला पूरा हो गया और तुम्हारी रूह आज़ाद हो गई वहाँ से। तो विंग कह देता है हाँ, दफनाने के बाद मेरी रूह आज़ाद हो गई है, पर फिर भी मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पे रहना होगा। वांग जी कहता है तो अगर मेरी लाइफ 50 साल हुई तो तुम मेरे साथ 50 साल रहोगे। विंग कहता है मुझे रहना पड़ेगा। वांग जी कहता है फिर तो ठीक है। तभी डोर पे नॉक होता है और वांग जी ना अपने व्हीलचेयर को ऐसे टर्न करता है तो जांग चेंग अंदर आता है। वो डरा हुआ था काफ़ी ज़्यादा। तो वांग जी कहता है गा क्या आपने सुना? जांग चेंग कहता है आ, आ, वो नहीं कुछ खास नहीं। वांग जी कहता है गा वो यही है। उसने कहा कि वो मेरे साथ रहेगा। आपको कोई एतराज़ है? तो वो कहता है नहीं, पर अजीब है, भूत के साथ कौन रहता है भला? वांग जी कहता है मैं आपको समझा नहीं सकता, पर उसके गार्जियन एंजल ने कहा है। अभी वांग जी को खुद पता नहीं था कि जब तक मैं रहूँगा जिंदा तब तक वो मेरे साथ रहेगा, मेरे मरने के बाद ही वो जाएगा। तो जंग जी कहता है एज अ पार्टनर, घोस्ट पार्टनर? तो वो कहता है मे भी शायद हाँ। जंग सिंह बेहोश हो जाता है और विंग कहता है हाय मेरे पास पावर भी नहीं है कि मैं इनकी मेमोरी पावर को दूर कर सकूं। वांग जी चिल्लाता है गगा गगा। सीचन आते हैं, जियांगचन को उठा के ले जाया जाता है, उसका इलाज करवाया जाता है। फिर वो जब होश में आता है, सीचन को बताने की कोशिश कर रहा था पर वो बता नहीं पा रहा था, समझा नहीं पा रहा था। सीचन कहते तुम क्या बोल रहे हो? जियांगचन कहता छोड़ो, कुछ नहीं बता रहा मैं। और उसके बाद वो वांग जी को देख रहा होता है। फिर सबके चले जाने के बाद वांग जी कहता है गा थैंक यू सो मच। जियांगचन कहता है ये गलत है वांग जी, कहीं उसने हमारे फैमिली को। तो कहता है वो कभी हमारी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसके पास कोई पावर नहीं है, बस वो मेरे साथ है। क्यों वो मेरे साथ नहीं रह सकता? अच्छा घोस्ट पार्टनर? झांगची कहता है ठीक है, डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा बट आई विल अंडरस्टैंड, ओके ना? तो वांग जी उसे मुस्कुरा करके आंसर कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे ही लाइफ लॉन्ग चल पड़ती है। वांग जी उस सारे बिल्डिंग्स को काम करवाता है जो कि पूरे 4 साल में फिनिश्ड हुआ था। धीरे धीरे नीचे से काम करना स्टार्ट हुआ था, ऊपर तक ख़त्म करना था। और बिल्डिंग के री ओपनिंग के टाइम पे भी वांग जी और विंग दोनों साथ में थे। जैसे वो बिल्डिंग री ओपन होता है, उस जो सेक्टर बी एरिया था उसे ब्लॉक कर दिया जाता है क्योंकि सिर्फ वहाँ पे रेस्टिंग एरिया था वो बनाया हुआ, और वो पूरा कैबिन वांग जी के नाम पे बुक्ड कर दिया गया था। उसके अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता था। सब कुछ हो जाने के बाद वांग जी और विंग क्रिस उस एरिया में आते हैं और क्रिस उसे वहाँ पे रख करके नीचे चला जाता है कॉफ़ी लाने के लिए क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे शॉप्स वगैरह सब खुल गया था। वांग जी विंग के साथ उस अंदर आता है। इलेक्ट्रॉनिक वाला व्हील चेयर था जहाँ पे बुद्धा का मूर्ति रखा हुआ था, उसके बगल में विंग के नाम का स्क्रॉल पट्टा लगाया गया था। तो वो देखते हुए विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी उसे देखते हुए कहता है काश कि मैं तुम्हें गले लगा के कंसोल कर पाता और तुम्हें ये ढांढस बधाते हुए कहता कि सब ठीक हो जाएगा विंग, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर हाँ, चिंता मत करो, सब सही होगा। विंग कहता है मुझे पता है। और वो बैठ जाता है नीचे और कुशन पे बैठ करके गौतम बुद्ध से वो प्रे करता है कि प्लीज़ हमारे लाइफ को ना इजी ही बनाना अगले जन्म में, और ऐसी मौत तो किसी को भी मत देना। वांग जी भी वो प्रे करता है तो क्रिस आ गया था कॉफ़ी लेकर के। कहता है सर क्या हुआ? तो कहता है कुछ नहीं क्रिस, तुम्हारा शुक्रिया। तो क्रिस कहता किस लिए? ये जानते हुए भी कि मेरे साथ एक भूत 24 घंटे रहता है फिर भी तुम मेरे साथ हो। हालांकि क्रिस को पता है कि सर सेल्फ टॉक करते हैं और ये सेल्फ टॉक करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि विंग की आत्मा है, और सामने भी उसका नाम लिखा हुआ था। तो क्रिस कहता है आई नो सर कि मुझे कभी कभी डर लग जाता है, बट मैं जानता हूँ कि वो आपको और मुझे हार्म नहीं करेंगे। जिस चीज़ से बदला लेना था वो ले चुके हैं, पर क्या वो अभी भी यहीं हैं? वांग जी बता देता है कि हाँ, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो यहाँ रहेगा, पर क्यों रहेगा मुझे नहीं पता। उसने कहा है कि वो बस मेरे साथ रहेगा। तो क्रिस कह देता है ये तो अच्छी बात है ना सर, जब ऐसा होता है तो दूसरे के साथ हमारी बॉन्ड होती है। क्या आपके साथ उसकी कोई बॉन्ड है? वांग जी को तो पता नहीं था इसलिए कहता मुझे नहीं पता। तो विंग कहता है वांग जी उसे शॉकिंग होकर देख रहा था। कहता विंग? तो कहता मेरी और तुम्हारी बॉन्ड है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, इसलिए तो मुझे वापस भेजा गया है तुम्हारे पास वांग जी। और इतना बोलकर वो रो रहा होता है। वांग जी भी उसको मन कर रहा था कि वो गले लगा ले, और वो इमेजिन कर रहा था कि उसकी सोल बाहर निकली है और वो विंग को गले लगाते हुए उसके फोरहेड पे किस करते हुए उसे कहता है
तो हम हमेशा साथ रहेंगे ना, हमेशा हमेशा के लिए एज अ घोस्ट पार्टनर। इतना बोल करके उसकी सोल आपस में एक दूसरे को देख रही होती है। क्रिस चुटकी बजाते हुए कहता है, सर आप कहाँ खो गए? तो वांग जी कहता है, थैंक यू सो मच क्रिस, मेरे बाद ये सारी चीज़ें तुम हैंडल करने वाले हो, है ना? तो क्रिस कहता है, सर आप कहाँ जा रहे हो? तो कहता है, कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, बट अगर मैं ना रहूँ तो मैं बता रहा हूँ। इतना बोल करके फिर वो लोग वापस से घर आ जाते। रात हो गया था, सब लोग आए हुए थे। और उसके बाद जो धीरे धीरे कंपनी का काम वगैरह था, वांग जी ज़्यादातर काम ना घर से ही करता था। इमरजेंसी मीटिंग्स वगैरह में अगर जाने की बात आती थी तो क्रिस उसे आकर के ले जाता था। वांग जी की देखरेख करने के लिए 2 कंपाउंडर रखे गए थे जो कि उसकी पूरी बॉडी वगैरह को टेक केयर करना, कपड़े वगैरह चेंजेस करना, वो सब करता था। और विंग हमेशा उसके साथ रहता था। वांग जी अपना सुख दुख सब कुछ एज अ पार्टनर के तौर पे विंग के साथ शेयर करता था। और लाइफ लॉन्ग जब तक कि वांग जी जिंदा था तब तक विंग उसके साथ था। जब वांग जी की लास्ट डेथ होती है, जब वो 54 ईयर्स का था, क्योंकि कृपल था, ज़्यादा टाइम चल नहीं पाया, तो विंग की सोल वांग जी के सोल के साथ अपना अगला डायमेंशन तय करने के लिए चली जाती है। और वांग जी की डेड बॉडी को विंग की डेड बॉडी के बगल में दफना करके एक रेड रिबन से बांध दिया जाता है दोनों को, बॉडी को, क्योंकि सबको समझ में आ रहा था कि दोनों के बॉन्ड कनेक्शन बन चुके हैं। विंग की बायोडाटा सबने देखी थी, विंग इतना बुरा भी नहीं दिख रहा था, दैट्स वाई उनकी बॉडी। और वैसे भी अगर कोई सिंगल भूत या सिंगल इंसान मरता है तो चाइना में रूल है कि उनकी शादी कराई जाती है। तो वांग जी की ना बॉडी को उसके साथ इमर्ज कर दिया जाता है धागे के साथ में, बॉन्ड के तौर पे, और उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जाती है। और ऊपर में विंग और वांग जी की सोल इस दृश्य को देखते हुए अगले सफर के लिए अपने सभी फैमिली को आशीर्वाद देते हुए बढ़ जाती है। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। हालांकि रियल स्टोरी थोड़ी अलग है, यूट्यूब पे अगर आप लोग सर्च करोगे तो मिल जाएगी, बट फिर भी कि जैसी भी लगी हो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।